नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट और खास एक वीडियो लेके आया हूँ। आज जो वीडियो हो रहा है पूरा प्रॉपर पेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर में हो रहा है। ये पेस्ट मैनेजमेंट, ये जो कीड़ा है, ये कीड़ा आपका खेती में या आपका एग्रीकल्चर में कौन कौन सा कीड़ा आता है, या आपका जो एग्रीकल्चर है या खेती है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा पेस्ट आता है। 5-6 ऐसा प्रकार की पेस्ट है, यानी कि कीड़ा है, जो कि प्रमुख रूप से आपका खेती और जो आपका एग्रीकल्चर है उसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन आप इन 6 पेस्ट के बारे में या 6 कीड़ा के बारे में आपका अच्छी तरह से नॉलेज है या प्रॉपर रीति से नॉलेज है, तो आप किसी भी प्रकार की खेती में या किसी प्रकार की एग्रीकल्चर कोई भी हो उसको प्रॉपर रीति से मैनेज कर सकते हैं और आपका जो फसल है उसको बर्बाद होने से बचा सकते हैं। जितने भी फसल होते हैं, जितने भी एग्रीकल्चर होते हैं, उसमें ये नॉर्मल है, ये पेस्ट कॉमन है। ये पेस्ट 6 प्रकार का पेस्ट आपका खेती में आता ही आता है। तो ये 6 प्रकार कौन कौन है बोले से पहला जो है वो थ्रिप्स पेस्ट है, और दूसरा जो है टीमेस्टोडोबल एलोपेटिस है, और तीसरा जो है माइस पेस्ट है, चौथा जो है ग्रीन फ्लाई, और पांचवा जो है लूफर, और छठवा जो है कैटरपिलर लूफर। ये 6 प्रकार के पेस्ट आपका खेती में नॉर्मल है, आपका आना ही है, आता ही आता है। इसमें से हम पूरे डिटेल्स में एक एक करके देखेंगे कि ये जो पेस्ट है इसका पूरा डिटेल्स में हम देखेगा। इस पेस्ट के बारे में हम क्या क्या जानने वाला है, पेस्ट क्या है इसके बारे में जानना है, या हर पेस्ट के बारे में, एक एक पेस्ट के बारे में उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, या उसका लाइफ साइकिल क्या है, या फिर हो गया आपका इसका कौन सा होस्ट प्लांट है, मतलब कौन सी फसलों में यह ज़्यादा करके बैठता है, या फिर इसका नेचुरल डैमेज क्या है, ये इकोनॉमिक्स डैमेज या फिर क्या करता है, इसका इकोनॉमिक डैमेज क्या होता है, या फिर इसका लक्षण क्या क्या होता है, इसका कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हम इसको पहचान सकते हैं, या फिर इसके मुख्य और मेन जो है रोल, इसका केमिकल कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है, ये कैसे केमिकल कंट्रोल करे, या केमिकल कंट्रोल के अलावे हम इसको ऑर्गेनिक रीति से या बोटनिकल कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन सा केमिकल से हम कंट्रोल कर सकते हैं, या इसके अलावे हम कल्चरल कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं। हम हर पेस्ट के पूरे डिटेल्स में एक एक करके हम जानने वाले हैं, तो बने रहिए, हम एक एक करके देखते हैं। अभी हम लोग जानने वाले हैं थ्रिप्स पेस्ट के बारे में। थ्रिप्स पेस्ट के बारे में हम डिटेल्स में जानने वाले हैं। एक्चुअली में थ्रिप्स पेस्ट ये है क्या, थ्रिप्स पेस्ट फसलों में आने से क्या नुकसान होता है, तो हम इसको पूरा डिटेल्स एक एक करके हम जानने वाले हैं, अभी सीखने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं इसका डिटेल्स की थ्रिप्स कीड़ा क्या है, थ्रिप्स पेस्ट क्या है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर, ये बॉडी स्तर कैसे बनता है, दिखता कैसा है, या इसका लाइफ साइकिल कैसा क्या होता है, ये इसका कौन कौन सा फसल में ये ज़्यादा करके कौन कौन सा फसल में ये रहता है, ये इसका नेचुरल डैमेज कैसा होता है, क्या नुकसान करता है, या आर्थिक तौर पे ये क्या क्या नुकसान करता है, या किस तक में परसेंटेज में ये आर्थिक तौर पे नुकसान करता है, या इसका लक्षण या इसका पहचान कैसे किया जा सकता है या कैसे करे, या फिर इसका केमिकल कंट्रोल कैसे करे, केमिकल कंट्रोल क्या क्या होता है, या इसके अलावे बोटानिकल कंट्रोल या ऑर्गेनिक कंट्रोल कैसे करे, या इसके अलावे हम कल्चरल कंट्रोल कैसे करें। एक एक करके बारी बारी देखते हैं। पहले हम जानते हैं कि ये थ्रिप्स क्या है, ये थ्रिप्स कीड़ा क्या है। थ्रिप्स कीड़ा एक सकिंग पेस्ट है। ये सकिंग पेस्ट कहने का मतलब ये है कि ये खाने वाला कीड़ा या खाने वाला पेस्ट नहीं है। ये बहुत ही छोटे और पतले पंख वाले कीड़े हैं जो कि पौधे का रस को चूस कर उसको सेल को निकाल कर उसको नुकसान पहुंचाता है। ये चूसने वाला कीड़ा है, इसी को हम पेस्ट कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसका बॉडी स्ट्रक्चर या कैसे इसका बना रहता है शरीर, या थ्रिप्स का शरीर किसा दिखता है, तो अगर हम फाइनली बात करें तो इसका जो शरीर होता है ये बहुत ही छोटा होता है, और ये बेलनकर आकार साइज का एक लंबे और आकार का पतला सा होता है। ये कीट नंगे आंख से देखना बड़ा मुश्किल है। इसको देखने के लिए, सही पहचान करने के लिए माइक्रोस्कोप का या पावर ग्लास का
उपयोग किया जाता है। यह इसका बॉडी का जो शेप है, बॉडी का शेप का बात करें तो ये बेलनाकार जैसे दिखाई देता है और इसका आकार लगभग 0.5 से लेकर 2 mm तक होता है। इसका कलर का बात करें तो ये पीला और हल्का भूरा और हल्का गहरा भूरे रंग के और काले स्पेसिस के अनुसार बदलते रहता है। ये बहुत ही साकरा छोटा होता है। ये चबाने वाले पेस्ट नहीं बल्कि ये रस को चूसने वाला, ये पूरा क्लोरोफिल का और अंदर में जो सेल होता है उस रस को चूस को अपना जीविका को ये जीता है। इस तरह से ये अपना जीवन चक्र को पूरा करता है। अगर हम बात करें तो ये कीट जो है एक सकिंग टाइप का पेस्ट है, यानी कि सकिंग पेस्ट है और इसका बात करें तो ऊतक को घिस कर रस को चूसता है क्लोरोफिल से और अपना शरीर को एनर्जी प्राप्त करता है। अब इसका बात करें हम टोरक्स का या वाक्ष का, तो टोरक्स और वाक्ष यानी कि इसका कितने भागों में, ये 3 भागों में 3 खंडों में बांटा होता है जो पंख से जुड़े होते हैं। और इसका जो पंख होता है ये सकरे और लंबे और किनारे में लंबे लंबे बालों के रेशे होते हैं। असली में इसका पहचान इसी के द्वारा होता है। इसका टांगे, इसका पेट बहुत 10 खंडों में 10 भागों में या नर या मादा के आकार का थोड़ा अलग होता है। अंडे पत्ती की ऊपरी एपिडर्मिस के अंदर डाले होते हैं, ये विजुअल नहीं होते हैं। अगर इसका लाइफ साइकिल का बात करें तो इसका पूरा जीवन चक्र जो होता है ये किस तरह कितनी अवस्था में इसका पूरा जीवन चक्र होता है या कितनी अवस्थित में ये कन्वर्ट होते रहते हैं, उसके बाद में इसका जीवन समाप्त होता है। अगर इसका लाइफ साइकिल का बात करें तो ये 4 अवस्था में इसका जीवन चक्र होते रहते हैं। जैसे कि पहला अवस्था अंडा होता है, दूसरा अवस्था नीप यानी कि लार्वा अवस्था और तीसरा जो होता है पुपा अवस्था, चौथा जो होता है एडल अवस्था। तो एक एक करके इसका पूरा जीवन चक्र इस तरह से घूमते रहता है। तो पहले हम बात करते हैं कि ये अंडा अवस्था क्या होता है, अंडा अवस्था कैसे होते हैं। ये अंडा जो है एक सेब के आकार के और ये बहुत ही छोटे होते हैं। ये नंगा आंखों में देखना मुश्किल है। इसको दिखाई देने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। मादे अंडे नर पौधे के टिश्यू या टेंडर शूट या कली इस फूलों के अंदर से रस को चूसती है। अंडे से बच्चे निकलने का जो समय है वो 2 से 7 दिन तक होते हैं और ये निर्भर करता है कि तापमान उस जो रहने का जो उसका वेदर कितना है उसके ऊपर में निर्भर करता है। अगर अधिक धूप होने से ये तीव्र गति से ग्रोथ करता है। अंडे के बाद में ये अंडा अवस्था से नीप अवस्था में चला जाता है, यानी कि लार्वा अवस्था में चला जाता है। इसका पूरा अंडा अवस्था कंप्लीट होने के बाद में ये लार्वा अवस्था में यानी कि नीप अवस्था में जाता है। तो नीप का लार्वा का जो पहला अवस्था में जो आता है तो ये हल्का रंग का पीला या हल्का हरा होता है। यह पौधे के टिश्यू को सूंच कर खुरच कर उसका रस को खाता है और इसका जो अवधि होता है ये लार्वा 1 का अवस्था जो होता है 1 से 3 दिन के बीच में होता है। इसके बाद में ये लार्वा 2 में कन्वर्ट हो जाता है, लार्वा 2 में चला जाता है। जब ये लार्वा 2 में आता है तो पहले के स्टेज से, पहले के जो अवस्था से ये ज्यादा एक्टिव और सक्रिय होता है और ये बड़ा नुकसान पहुंचाता है। और ये सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने जो होता है वो पत्तियों का जो सिल्वर जो होता है उसको मुड़ के निशाना और पकड़ा बना देता है। और इसका जो पूरा समय है 2 से 4 दिन का समय होता है। इसके बाद में ये पुपा अवस्था में चला जाता है। जब ये पुपा अवस्था में आता है तो ये खाना बंद कर देता है और ये बिल्कुल अनएक्टिव हो जाता है और मिट्टी और पत्ती और कीचड़े और पौधे के छल्ले और हिस्से के चाल में ये रहना पसंद करता है। और इसका समय 1 से 2 दिन तक होता है। ये बिल्कुल खाना बंद कर देता है। एडोल में बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आमतौर पे ये मिट्टी के धरारे जो होता है, इस टाइप धरारे या सूखी पत्ती या छाल, उसमें ये इस समय में रहना पसंद करता है। और जो पुपा अवस्था से एडोल अवस्था में जब चला जाता है तो ये इसका बहुत पतला होता है और 1 mm से 2 mm तक इसका साइज का आकार से बन जाता है। और इसके पंख जो होते हैं ये झालीदार छोड़े होते हैं और उसका मुंह छेद और चूसने वाला बन जाता है।
और यह 2 सप्ताह से 4 सप्ताह के बीच में इसका पूरा जीवन जीवित रहता है, जीवन चक्र रहता है। और प्रचलित और मौसम के आधार पे ये प्रत्येक नर मादा ये 50 से 100 अंडे देता है। अगर इसका आइडेंटिफिकेशन या फीचर्स इसको कैसे पहचाने तो बात करें तो आमतौर पे 3-4 बातों के आधार पे हम इसको पहचान कर सकते हैं कि थ्रिप्स का यहाँ पे अटैक कैसे हुआ, आइडेंटिटी कैसे होता है। तो बोलने से 3-4 प्रकार से हम इसको पहचान कर सकते हैं। तो उसमें से पहला जो है आकार और साइज मतलब शेप के आधार पे हम इसको पहचान कर सकते हैं। बहुत ही छोटे कीड़े आमतौर पे 1 से 2 mm लंबे होते हैं और बहुत ही पतला और लंबा श्रृंगार के आकार का होता है। और इसका जो रंग है वो प्रचलित के अनुसार विभिन्न होता है, लेकिन कुछ तक पीला और हल्का पीला, भूरे रंग के और काले नीप होते हैं। और इस अवस्था में आमतौर पे पीले और हल्के रंग के नीप होते हैं। और पंख जो है एडल्ट के 2 पंख सांकरे होते हैं, जिसके किनारे लंबे किनारे बाल जैसे रेशमी होते हैं। और यह माइक्रोस्कोप से ही केवल दिखा जा सकता है, अन्यथा यह बाकी से नहीं दिखा जाता क्योंकि ये बहुत छोटे पंखदार रेशे होते हैं। और माउथ पार्ट का बात करें तो ये छेदने और चूसने वाले प्रकार की एक पेस्ट कीड़ा, और ये पौधों की सतह खुरच कर ये रस को चूसने वाले और चांदी जैसे धब्बे रंग बन जाते हैं। अगर बात हम करें कि ये थ्रिप्स पेस्ट है जो कौन सी फसलों में या कौन सी फसल में होते हैं, तो अगर फाइनली बोलेंगे तो ये एक बहुभोज कीट है। बहुभोज कहने का मतलब ये है कि यह एक प्रकार की फसल पे नहीं बल्कि ये दर्जनों फसल पे हमला करता है। ये दुनिया भर में 600 से अधिक स्पीशीज ऑफ थ्रिप्स में पाई जाती है और जिसमें से कई फसलों का नुकसान बहुत ज़्यादा पहुंचाती है। और ये चाय के अलावे ये कई फसलों में जैसे कि प्याज, लहसुन फसल, मिर्ची, गोभी, मिर्ची, अंगूर, गुलाब, कपास और ग्रीन सब्जी, ये तरबूज इत्यादि फसलों में अटैक या नुकसान पहुंचाता है। ये नेचुरली तौर पे ये एक सकिंग करके क्लोरोफिल और कोशिका को डैमेज करने से उसका ग्रोथ और फसल को रोक देता है। अगर इसका नेचुरली नुकसान क्या क्या होता है या नुकसान इसके वजह से थ्रिप्स कीड़ा के वजह से क्या क्या होता है, अगर नेचुरली डैमेज की बात करें तो ये पौधों का रस चूसने वाले ही सूक्ष्म कीट है और जो कि अपने माउथ पार्ट से पौधों की ऊपरी कोशिकाओं को घिसते हैं और इसका फिर रस को निकाल कर चूसती है। इसके हमले से पौधों का भौतिक और शारीरिक और वायरलेस इसका तीनों प्रकार का नुकसान होता है। ये बहुत ही घातक इसका नेचुरल स्वभाव है। अगर इसका रस चूसने का तरीका बोलेगा तो कोशिका को नष्ट करती और इसको विकास को रोकती है। और ये एक थ्रिप्स जो है अपना मुंह में एंजाइम छोड़ता है और उत्तेजित विकृत और संख्या हो जाती है और पत्तियों का फूल खुराधारी भूरे चांदी और निशाने जैसे बना देती है और नई पत्ती ऐसा मुड़ता है और बैंगनी बन जाता है और यह मुड़कर रोल हो जाता है। इकोनॉमिक डैमेज का बात करें तो इसका बहुत ही खतरनाक और ज़्यादा प्रभाव होता है। इसका प्रभाव 30 से 70% उपज को घटा सकती है और विशेषकर मिर्ची, प्याज, टमाटर, चाय के अलावे कई फसलों को अधिकतर सर्वाधिक इसका डैमेज पहुंचाता है और इस प्लांट में इसको रहना पसंद करता है और इसी प्लांट को ही 30 से 70% ज़्यादा करके नुकसान पहुंचाती है। अगर 70 से 80% फसलों पे अटैक किया है तो फसल 100% नुकसान होने का संभावना दिखता है। इसका जो सबसे जो है आर्थिक नुकसान यही इस टाइम में होता है जब फसल में तीव्र गति से 70 से 80% होता है। इस अवस्था में आपको परीक्षण करके ऑब्जर्वेशन करके जानकारी लेके इसको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी अनिवार्य होता है। और पत्ती का पहचान या इसका सिम्टम या लक्षण को हम कैसे जाने तो पत्ती के ऊपरी सरफेस में ये चांदी जैसे चमकदार रंग दिखाई देती है और
पत्तियों के अंदर की ओर से ये ऐसा करके मुड़ता है और पत्ती मुड़कर सिकुड़ जाता है। और मुख्य तौर पे यही इसका एक लक्षण दिखता है, क्योंकि इसका पत्ती मुड़ता और सिकुड़ता रोल बन जाता है। और थ्रिप्स के काले टीके और छोटी सी बूंद दिखाई देती है। ये छोटे काले माल के धागे जैसे इसका टीके होते हैं। पत्ती की ऊपरी को नष्ट हो जाती है और पतली से सतह का निशाना इस तरह से दाग बन जाता है। और इसका केमिकल कंट्रोल बोलेगा तो ये नुकसान पहुंचा या अटैक किया फसल पे आया और ये फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसका केमिकल क्या क्या कंट्रोल होता है। तो इसको कई प्रकार से कई केमिकल कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन मुख्य तौर पे से हम 2-3 केमिकल कंट्रोल देखते हैं। तो पहला जो है लार्वा अवस्था में है तो आपको इमिडाक्लोप्रिड देना है, और उससे भी नहीं होता है तो सेकेंड स्टेज में आया है लार्वा का, तो लार्वा का सेकेंड स्टेज में आने से थाइमेक्सिजम केमिकल उपयोग कर सकते हैं। और उससे भी नहीं हुआ तो एसिटामिप्राइड या एसीफेट अब इस्तेमाल करते हैं। एसीफेट बहुत ही अच्छा और सबसे कारगर केमिकल है, इससे उस मतलब कंट्रोल कर देता है। और बोटेनिकल कंट्रोल का बात करें तो थ्रिप्स में अटैक किया है तो बोटेनिकल कंट्रोल अगर यदि आपको करना है ऑर्गेनिक में बोटेनिकल में, तो आपको नीम ऑयल एज अ डायरेक्टिन 3% यूज करना है। ये अंडे को और लार्वा को काफी हद तक रोकता है और जो नुकसान जो डैमेज करता है उस डैमेज करने का जो उसकी सक्रिया होते हैं उसको ये काफी हद तक रोक देता है। ये डैमेज नहीं होने देता है, नुकसान नहीं होने देता है, ये अपनी फसलों में रिकवरी हो जाता है। और इससे भी नहीं होता चिली गार्लिक और सौंफ का जो मिश्रण बना के प्रत्येक 200 लीटर पानी में इसका मिश्रण कर स्प्रिंग करने से इसका कुछ हद तक नियंत्रण होगा। और कल्चरल कंट्रोल का बात करें तो थ्रिप्स में कल्चरल कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है। कल्चरल कंट्रोल थ्रिप्स को बहुत ही टेक्निकली और तकनीकी रूप से मतलब विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है। फील्ड को सैनिटाइजर, खेती की सफाई, फील्ड की सैनिटाइजेशन, संक्रामक पौधे और सूखी पत्तों और फूलों को उखाड़ कर निकाल के फेंक देना है। मतलब खेत के अंदर में जितना भी अननेसेसरी वीड्स वगैरह होता है उसको साफ करना, सैनिटाइज करना, ये प्रथम कल्चरल कंट्रोल होता है। और दूसरा कल्चरल कंट्रोल होता है वो मल्ची या सॉइल मॉइस्चरिंग। मल्ची या सॉइल मॉइस्चरिंग क्या होता है बोलने से जो थ्रिप्स को ड्राई और हॉट के टेम्परेचर जो होता है बहुत तेजी से बढ़ता है। तो ड्राई और हॉट टेम्परेचर के कारण से तेजी से बढ़ने से इसका ये होता है, इसी के लिए टेम्परेचर को रोकना, ये कम करना जरूरी पड़ता है। और बात करें तो इसमें पेडिस्ट्रॉ धान की पुआल को मल्ची करने से ऑर्गेनिक तरीका से ह्यूमिडिटी कम हो जाता है और नमी बढ़ जाता है, तो इससे कुछ हद तक थ्रिप्स का कंट्रोल हो जाता है। या येलो स्टिक या मॉनिटरिंग जो होता है, येलो स्टिक येलो पॉलीथीन का ऐसा बॉर्डर बना के बॉक्सिंग बना के 30 से 40 ट्रैप पर एकड़ में ऐसा स्ट्रिपिंग करने से कुछ हद तक इसका मॉनिटरिंग या कंट्रोल हो जाता है। और इस समय में जब ज़्यादा थ्रिप्स का आया है उस टाइम में न्यूट्रिशन को फोलियर के जो न्यूट्रिशन होता है स्प्रिंग टाइम में, उस टाइम में इसको कंट्रोल करना है। और फिजिकल कंट्रोल का बात करें तो फिजिकल कंट्रोल जो मेथड होता है थ्रिप्स का वो बुले स्टिक ट्रैप लगाता है, इसके द्वारा मॉनिटरिंग किया जाता है। नीले रंग की ओर में ज्यादा आकर्षण होता है, इसमें ज्यादा ट्रैप होता है मतलब अरेस्टेड होता है। ये प्रत्येक एकड़ 30 से 40 पर एकड़ में ट्रैप लगाना बहुत ही कारगर और सूक्ष्म माना जाता है। और क्रॉपिंग कैनप लेवल में फसल को क्षति स्तर 4 से 5 इंच तक उसका स्पेस मतलब फसल के ऊपर में इसको ट्रैपिंग करना है। और इससे भी नहीं होता है तो आप दूसरा येलो स्ट्रिपिंग कर सकता है। येलो स्ट्रिपिंग अगर वो काम नहीं कर रहा है तो इसको नीले की जगह में उपलब्ध नहीं है तो इसको नीले की जगह में रिप्लेस करके इसको मुहैया कराया। तो अभी हम जानेंगे एलोपैथिक्स के बारे में। एलोपैथिक जो है, एलोपैथिक्स एक्चुअली में क्या है, ये मस्कीटो बग क्या है। मस्कीटो बग के पूरे डिटेल्स में A to Z एक एक करके जानेंगे। उससे पहले कि एलोपैथिक्स क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, फिर इसकी लाइफ साइकिल क्या है, फिर इसका क्रॉप में कौन कौन सी क्रॉप्स में ज़्यादा करके बैठता है, अटैक करता है, या फिर इसका डैमेज कैरेक्टर क्या है, इसका क्या क्या नुकसान होता है, फिर इसका केमिकल कंट्रोल या रासायनिक
प्रोडक्ट में क्या क्या इसका कंट्रोल किया जा सकता है, इसको नियंत्रण किया जा सकता है, या केमिकल के अलावे ऑर्गेनिक में फिर इसको बोटेनिकल कंट्रोल में हम इसको क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, या बोटेनिकल के अलावे भी हम इसको कैसे कल्चरल कंट्रोल कर सकते हैं, इसको फिजिकल कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसका पूरा डिटेल्स हम एक एक करके बारी बारी से देखते हैं। उससे पहले कि हम ये हेलोपेटिक्स या मस्कीटो बाग क्या है। हेलोपेटिक्स या मस्कीटो बाग एक प्रकार के आमतौर से ये टी मस्कीटो बाग के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका बड़ा चूसने वाले एक कीट माना जाता है, यानी कि सकिंग पेस्ट में सबसे बड़ा इस पेस्ट को माना जाता है। ये कई प्लांटिंग या फसलों के पर हमला करता है। चाय के अलावा ये साइंटिफिक तौर पे देखे तो ये हेलोपेटिक्स थियोपरे के नाम से जाना जाता है। यह मेरिडेड हेलोपेटिस परिवार से संबंधित रस चूसक एक कीड़ा है। यह अपने सुई जैसे मुंह के अलावे मुलायम पत्ती और टेंडर शूट और कलियों में डालकर रेस में अपना सेल से या क्लोरोफिल से अपना रस चूसता है। ये खाना खाते समय यानी कि ये रस चूसते समय ये जहरीला लाल एंजेंट करता है, जिससे कि निक्रोटिड और भूले काले धब्बे रंग के रंग पड़ जाता है, जिससे कि पत्ती टेंडर शूट में टहली सूख जाती है और ये भूरे रंग के हो जाती है, भूरे लाल रंग के, जैसे कि ये मच्छर काटने के निशान, इसीलिए इसी को मस्कीटो बाग कहा जाता है। आप पूरा इसका बॉडी स्ट्रक्चर या इसकी बनावटी या दिखता कैसे है इसकी बात करें तो ये आमतौर पे ये 3 भागों में बांटा गया है, सिर, थोरोपिक्स और पेट। इसका साइज जो होता है एडल्ट की लंबाई 6 से 8 mm तक होती है और नीब की लंबाई 2.5 mm से 5 mm तक पंख नहीं होती है। इसका शरीर का जो आकार है और उसका जो रंग है वो दिखने में कैसा दिखता है बोलने से, एडल्ट जो है वो लाल भूरे रंग के काले, ये पतला शरीर, लंबे पैर या एंटीना होता है और नीब जो है हरा दिखता है और ये कुछ हद तक थोड़े पीछे वाले पेट में थोड़ा लाल सा कलर दिखता है और इसमें पंख नहीं होती, ये तेजी से चलता है। अंडे जो होता है वो सफेद से हल्के क्रीम कलर का होता है और पौधे के टिश्यू में जैसे दिखता है या बाहर से दिखने नहीं देते हैं। यह 3 भागों में बांटा है, सिर, थोरोपेक्स, पेट। सिर जो होता है बहुत छोटे ऐसा गोल होता है, हिस्सों वाली लंबी एंटीना शरीर से लंबी छोटा होता है। इसके आंखें बहुत तेजी से विकसित करता है। पौधों का रस को चूस कर टेंडर शूट से ये चूसने वाले मुंह का अंग को व्याख्याता से चतुरता से इसको बद्ध करता है। थोरोपेक्स जो होता है प्रोनोटम प्रमुख ढाल जैसे दिखता है और पंख का एडल्ट में 2 जोड़ी होता है। अगले पंख आधार पर चमड़े जैसे और सिरे का झिलम द्वार होता है और पीछे पंख पतले और पारदर्शी होता है। पैर 3 जोड़े लंबे और पतले तेज गति के लिए अनुकूल होता है। थोरेक्स में 3 खंड होते हैं, कूदने के लिए पीछे की पैर थोड़ा लंबे में होता है और पेट जो है मुलायम और थोड़ा लंबे होते हैं और एडल्ट में लाल भूरे रंग के दिखाई देता है। इसमें प्रजनन अंग होता है। नीब में पेट खंड दिखाई देते हैं और पंख नहीं होते हैं। इसका इस तरह से अपना क्रियाशील को आगे बढ़ाता है और उसका पूरा लाइफ साइकिल का अगर बात करें तो लाइफ साइकिल जो है वो 4 अवस्था में 4 स्टेज में इसका पूरा लाइफ साइकिल केंद्रित होता है। उसमें पहला जो जीवन चक्र होता है वो अंडे, दूसरा नीब, तीसरा पुपा, चौथा एडल्ट। ये अंडे जो होता है बेलनाकार हल्की क्रीम और सफेद रंग के होते हैं, लगभग आमतौर पे 1 mm लंबे होते हैं। मादा अपने ओविपोलिटर का एक इस्तेमाल करके अंडा को मुलायम पौधों के टिश्यू, पत्ती के नस, पेटीओल की नई टिश्यू में टहलियों के अंदर डालती है। टिश्यू के बाहर सिर्फ माइक्रोस्कोप के स्कोप से अंडे का ऊपरी हिस्सा को ही देखता है, जिससे अंडे देखना मुश्किल होता है। अंडे से बच्चा निकलने का समय 6 से 9 दिन होता है। ये गर्मियों में कमी और सर्दी में ज्यादा। एक मादा अपनी जिंदगी में 60 से 100 अंडे देती है। नीफर स्टेज में
निफा बिना पंख वाले या तेजी से चलने वाले हल्के रंग या लाल रंग के होते हैं और एडल्ट जैसे दिखते हैं लेकिन बिना पंखे नहीं होते हैं। वे अंडे से निकलते ही तुरंत अपना क्रिया करने के लिए, अपना गतिविधि को बढ़ाने के लिए, जीविका को बढ़ाने के लिए तुरंत रस चूसने शुरू कर देता है और एडल्ट की तरह से वे एडल्ट की जैसे दिखने के लिए वो निकोटीन धब्बे बनाते हैं। और इसका जो अवधि है, इसका अवस्था जो है वो 10 से 14 दिन इसका चक्र आता है। इसके बाद ये आखिरी स्टेज निप पंखों का वैक्स बन जाता है। पुपा अवस्था में इसके बाद चला जाता है। जब पुपा में आता है तो हरा, लाल और भूरे लाल के कीड़ा जैसे पैर, एंटीना और लंबे समय तक पाए जाते हैं। नर मादा से छोटे होते हैं और अंडे देने के पहले ये समय अंडे के 2 या 3 दिन बाद ये तीव्र से फैलता है, बढ़ता है। एडल्ट अवस्था में स्त्री नर में 6 से 12 दिन और मादा में 8 से 20 दिन और मुलायम से सुबह और शाम ये सक्रिय रहता है। झिल्ली वाली, छायादार और जगह पसंद करता है। अंडा देना शुरू होने से तुरंत के बाद मेडल टेसिंग शुरू हो जाता है। अगर बात करें तो ये फसलों में कौन कौन सी या होस्ट इसका प्लांट क्या क्या है, ज्यादा कहाँ पे बैठना, ज्यादा किसको अटैक करना पसंद करता है। ठीक है, अलावा ये काजू, कोको, गुआवा, अनार, नीम इत्यादि फसलों में ये होस्ट प्लांट होते हैं। इसके ये ज्यादा करके इन प्लांटों में, इन फसलों में बैठता है। और डैमेज कंट्रोल का बात करें तो ये जब अटैक करता है तो ये इसका मुखिया करेक्टर क्या होता है, या इसका अटैक जब करता है तो ये दिखता कैसे पहचाने। तो मच्छर, चाय मच्छर की खाने की तरीका या कीड़ा मुलायम टहलियों और नई पत्ती कालियों और तनों टेंडर शूट से रस निकलकर चूसती है और देर तक छेद और चूस के अपने मुंह के हिस्से से इस्तेमाल करता है। साथ ही यह पौधों के टिश्यू में जहरीला लाल छोड़ता है जिससे जिस जगह में कोशिकाओं को बड़ा नुकसान पहुंचाती है, ग्रोथ रुक जाती है और एक धब्बे से काले एक बड़े निशाना बन जाता है। अंडे की पौधों की टिश्यू टहलियों और पत्तियों के टंडल में दिखाए जाते हैं जिससे कि ये बड़ी नुकसान होता है। चाय में मच्छर कीट दिखने वाले लक्षण क्या क्या होता है। ये पत्तियों को चूसने के 2 से 4 मिनट के अंदर पहले एक छोटा सा गोल आकार का निशान और लगभग गोलाकार और लंबे धब्बे जैसे दिखाई देता है जो कि PMC बोल के एक गोल बनता है, PMC बोलता है। और ये 24 घंटे के अंदर में धब्बे गहरा भूरे रंग के हो जाता है और लगभग 72 घंटे के अंदर आसपास के पूरे पत्ती में जहाँ पे चूसा है उसके आसपास में धब्बे मिलकर एक बड़ा नुकसान पहुंचाती है जिसको निक्रोटिक पैच बना जाता है। इसे निक्रोटिक पैच बोलता है उस कलर को। पत्तियों पर लाल भूरे निक्रोटिक धब्बे जैसे दिखाई देती है। टहलियों के सिरे मुरझाकर सूख जाती है और पत्ती मुड़ने लगती है, खराब हो जाती है और गिर जाती है। ज्यादातर हमले में पूरी टहनियों या सीवन डालियों सूख जाती है जिससे कि ज्यादा सूख जाती दिखाई देता है। और नुकसान की अगर बात करें तो प्रतिकूल परिस्थिति देखता है कि चाय के बगीचों की छायादार नमी हिस्सों में ज्यादातर नुकसान देता है। PMC गोल धब्बे बनता है। सन धूल वाला हल्के मौसम के लिए अच्छा होता है और कोमल पत्ती वाले अवस्था नई पत्ती में टेंडर शूट सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। एडल्ट का पहचान। एडल्ट इसका शरीर जो सिर है ये छोटा और जिससे कि बहुत लंबे 4 खंडों एंटीना होते हैं। एंटीना शरीर से लगभग लंबे होते हैं। एडल्ट लंबे पतले पैर और पिछले पैर थोड़े लंबे होते हैं। प्रोनोटोम अलग ढाल जैसी छाती की प्लेट होते हैं और चोंच पेट तक पहुंचने वाले लंबे छेद चूसने वाली मुंह का हिस्सा बन जाता है। और इसका चलने का स्पीड तेज, बगल में या कूदने वाली लंबे बहुत सी सतर्क कीड़े होते हैं।
नीप की पहचान पंखहीन यानी कि नीप अवस्था नहीं होता है, इसमें पंख नहीं होता है। नीप अवस्था में पंख नहीं होता है और इसका रंग हल्का हरा, उम्र बढ़ने के साथ साथ में ये लाल कलर में परिवर्तन लाल कलर दिखते हैं। और एंटीना और पैर वास्को की तरह पहले की लंबी और लंबे दिखाई देने वाले होते हैं। ये खाना सक्रिय रस चूस कर अपना वस्क माने एडल्ट अवस्था में निकोटिन धब्बे पैदा करता है। कंट्रोल में मोमेंटन बेंजोड ये रासायनिक पदार्थ जो उपयोग करता है ये केमिकल कंट्रोल। तो ये जब ये अवस्था में ये अटैक करता है, ये ज्यादा करके नुकसान किया है, तो इस टाइम में आपको क्या क्या रासायनिक पदार्थ उपयोग करना है या रासायनिक कंट्रोल करना है। तो आपको बेंजोइट 5% ईसी, थाइमेक्सेजम और बिफेंथ्रिन और डेल्टामिथ्रिन, ये चार केमिकल बहुत ही उपयोगी माना जाता है। इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और इसके अलावा अगर आपको बोटेनिकल में कंट्रोल करना है तो आप इसके अलावा बोटेनिकल कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि नीम तेल, लेमन ग्रास तेल, ये इत्यादि उपयोग किया जा सकता है। और कल्चरल कंट्रोल का बात करें तो कल्चरल कंट्रोल में खेत में फिजिकली और कल्चरली कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें क्या होता है कल्चरल कंट्रोल में, ये जो बिना केमिकल, इसमें केमिकल यूज नहीं होते। खेत या बागान में वातावरण या प्रबंधों इस प्रकार इसमें बदलाव कीट में ला जा सकता है। इसमें कोई केमिकल उपयोग नहीं किया जा सकता है, ये केवल एरोमेटिक प्रैक्टिस किया जाता है यानी कि नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन कल्चरल कंट्रोल में केमिकल इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें प्रूनिंग, इनफास्टेटेड शूट ब्रांच को हटाना, जैसे कि अंडे और नीप सहित सक्रिय शाखाओं हट जाती है और पेस्ट का पॉपुलेशन 50 से 60% घट जाती है। और ये बहुत सारे जंगल, वीड्स, इसके अलावा जो होता है फसलों में उसको हटाने से कीट में जो रहने का जो होस्ट होता है वो उस टाइम में कम उसका हो जाता है। और मेंटेनेंस पॉपुलेशन सेट, जो सेट होता है उस सेट को कम करने से इसका कल्चरल कंट्रोल के लिए अच्छा माना जाता है। हाई टेम्परेचर में ये ज़्यादा पसंद करता है रहना, टेम्परेचर कम हो जाएगी तो ये इसका पॉपुलेशन घट जाता है। इरिगेशन और प्लांट न्यूट्रिएंट का बैलेंस कम करना चाहिए क्योंकि यही नुकसान पहुंचाता है प्लांट को। कमजोर पौधे पर अटैक ज्यादा करता है। इरिगेशन यानी ट्रैप क्रॉपिंग माने येलो स्टिक लगाने से सबसे ज्यादा और करीगर इसका कंट्रोल माना जाता है। या फिर स्प्रेइंग आपको काम कर देना चाहिए। या आप टी गार्डन में काम करते हैं या टी गार्डन का मालिक है या कोई भी हो जो कि चाय की खेती करते हैं, अन्यथा कोई भी कृषि करते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है माइट्स, पेस्ट, ये सब का कंट्रोल करना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो उसमें से हम बात करने आज जा रहे हैं माइट्स के बारे में। ये माइट्स क्या होता है? ये माइट्स ऐसा चीज है जो क्रॉप्स में, जो कृषि में, खेती में आया है और आप उसको सही रीति से कंट्रोल नहीं कर पाया है और सही रीति से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो आप सोचिए आपका जितना भी खेती पाती है वो बर्बाद होने वाला है। अगर टी गार्डन का बात करें तो टी गार्डन में अगर माइट्स का कंट्रोल करने नहीं सका तो मैंने बहुत सारा ऐसे बागान को बंद करा देता है। और कई सारा ऐसा क्रॉप्स में मैंने देखा है, मिर्ची हुआ, मैंगो हुआ, प्याज हुआ, लहसुन हुआ, इत्यादि जो खेती में जो हम देखते हैं माइट्स आ जाता है तो उसका 90 से 85% उसका क्रॉप्स को डैमेज करता है और नुकसान कर देता है। उसका पैसा लगाया वो बर्बाद कर देता है। अब अगर हम फाइनली इसको हम टी इंडस्ट्री में अगर देखें तो चाय की खेती में मैंने कई ऐसा बागान को भी देखा है, माइट्स को कंट्रोल नहीं करने के कारण से, माइट्स का बारे में ठीक से जानकारी नहीं हो से उसको बागान को डुबा दिया, बागान को बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये माइट्स ऐसा एक कीट है, ऐसा एक मकड़ी है, एक कीट है जो कि टी गार्डन बोलो, जो क्रॉप्स बोलो, इसमें आने के बाद में दिखता है। अगर यदि 70%, 80%, 90% आ गया तो पूरा का पूरा क्रॉप्स को, पूरा फसल को बर्बाद कर देता है। आपका पूंजी भी गया, आपका मेहनत भी गया, आपका सब कुछ गया। अगर बागान में है, अगर लग गया है तो बागान को भी बंद करने का नौबत आ जाता है। ऐसा माइट्स का लक्षण बहुत ही ताकतवर होता है। तो आज हम बात करते हैं ये माइट्स क्या होता है। माइट्स क्या है?
माइट्स एक मकड़ी वर्ग में आता है। ये माइट्स ये कीट नहीं होता है, ये कीट नहीं है, कीड़ा नहीं है। माइट्स क्या है बोलने से, माइट्स एक मकड़ी वर्ग है। माइट्स एकदम बहुत ही छोटा, अति सूक्ष्म इसका साइज होता है और ये बहुत मुलायम होता है और इसका जो आकार होता है वो अंडाकार शेप में होता है। अगर इसका साइज का बात करें तो ये इसका जो साइज है ये 0.2 mm से लेकर 0.5 mm तक इसका साइज होता है। ये खुला आंख से देखना इसका मुश्किल है, नामुमकिन है। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप या पावर ग्लास का उपयोग किया जाता है, जो कि इस तरह से लगाकर इस बुश में, अगर बुश में ऐसा माइट्स है अटैक किया है, इसमें आ गया है माइट्स, तो आपको ऐसा करके लगा के माइक्रोस्कोप या पावर ग्लास ऐसा लगा के दिखना पड़ता है। ये बहुत छोटा, बहुत ही छोटा होता है। कृषि के लिए बहुत खतरनाक मकड़ी माना जाता है, मतलब हानिकारक पेस्ट में माना जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसका शरीर का बनावटी कैसा होता है, शरीर इसका दिखता कैसा है। जनरली अगर माइट्स को हम बात करें तो माइट्स दिखता कैसा, माइट्स जो है अगर कलर का बात किया जाए तो 3-4 कलर का माइट्स होता है। तो उसमें से हल्का लाल कलर भी दिखता है माइट्स, हल्का पीला दिखता है, हल्का नीला होता है। और ये पूरा कम्प्लीटली जब बन जाता है, मेच्योर हो जाता है, यानी कि निप और एडोल स्टेज में होता है, तो इसका कॉपर माने ब्राउन का हो जाता है, माने रेड कलर का दिखता है, ब्राइट रेड कलर का इसका दिखता है। अगर हम साइज का बात करें तो ये माइट्स का साइज क्या था, माइट का जो साइज है जनरली हम देखते हैं तो माइट्स का जो साइज है 0.2 mm से 0.5 mm तक इसका जो शरीर है उसका होता है। 0.2 mm से 0.5 mm इसका शरीर होता है। अब बात करते हैं इसका बॉडी का पूरा पार्ट। बॉडी का पार्ट को हम 2 भागों में बांटा गया है। पहला सिर और छाती, सिर और छाती पहला भाग में बांटा गया है और दूसरा उदर भाग में बांटा गया है। अगर इसका जो पैर की बात करें तो इसका जो पैर होता है वो 4 जोड़ी 8 पैर होता है। और इसका जो आँख का बात करें तो वो छोटे 2 ऐसा बिंदु का होता है। इसको तो आँख को ऐसा दिखना तो मुश्किल है, उसको केवल माइक्रोस्कोप से दिखा जा सकता है। और हम बात करते हैं ये कौन सा पेस्ट के श्रेणी में आता है, तो माइट्स जो है वो सकिंग पेस्ट की श्रेणी में आता है। माइट ये चूइंग नहीं करता है, ये बहुत छोटा है, ये खाता नहीं है, ये चूसने वाला मकड़ी में या पेस्ट में आता है। ये रस को चूसता है और जीवित रहता है और ये बढ़ता है। अगर हम माइट्स की बात करें तो माइट्स कितने प्रकार के होते हैं। माइट्स जो है हम जनरली 4 प्रकार के माइट्स होते हैं। उसमें से पहला माइट्स होता है रेड स्पाइडर माइट्स, और दूसरा जो माइट्स होता है स्कारलेट माइट्स, और तीसरा जो है पिंस माइट, और चौथा जो है पर्पल माइट्स। अब हम बात करते हैं कि ये माइट्स कौन कौन सी पदार्थ में, कौन कौन सी क्रॉप्स में, कौन कौन सी फसल में आता है। अगर हम बात करते हैं तो ये माइट्स जो होता है वो कोई भी फसल में, कोई भी क्रॉप्स में आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर जो है कि कहीं क्रॉप में ही रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो ये चिल्ली में भी आ सकता है, मिर्ची में, हल्दी में, धान में, बैगन में, केला में, मैंगो में इत्यादि। जो हम जनरली हमारा जो खाने पीने का होता है वो हर फसल में, हर एग्रीकल्चर में आ सकता है। लेकिन हम आज बात करने जा रहा है कि चाय में जब ये अटैक करता है, चाय में जब आता है तो ये कितना प्रकार का नुकसान हो सकता है। मैंने चाय बागान में बहुत ज़्यादा इसका अटैक चाय बागान को डैमेज करते देखता है। ज़्यादा करके चाय बागान में इसको देखा जाता है डैमेज करना, क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा टी का कमर्शियल रूप से एग्रीकल्चर किया जाता है। इसमें प्रबंधक होते हैं, लोग मालिक होते हैं, तो ये इसको साइंटिफिक तरीका से, टेक्निकल तरीका से कंट्रोल करना चाहते, तो इसको जानना इस क्रॉप के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम आज बात कर रहे हैं
कि ये जब टी का क्रॉप्स में जब आता है, चाय की इसमें आता है, तो कितना नुकसान कर सकता है। मैंने कई टी गार्डन को ये माइट्स जो है, माइट्स लगने के कारण से कई टी गार्डन को इन्होंने बंद भी करा दिया है, कई टी बागान को डुबा भी दिया है, क्योंकि माइट्स जो है तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। मैं इसके बारे में बताऊंगा बारी बारी से। ये माइट्स आने से बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और 20% 30% डैमेज किया है, अटैक किया है तो ठीक है, लेकिन 60% 70% 80% आ गया तो बहुत आपको ज़रूरी बनता है सारी चीज़ छोड़ के माइट्स का कंट्रोल करना। अगर इस तरह से नहीं किया जाता है और नहीं करते हैं तो आप सोचो, आपका क्रॉप्स आप तो पूरा बर्बाद हो जाएगा, ग्रोथ भी रुक जाएगा, और आपका कंपनी नुकसान हो जाएगा, आपका सारा प्रोडक्शन डैमेज हो जाएगा, और आपका लगभग 2 महीना तक, अगर यदि 1 महीना से 2 महीना तक आपका क्रॉप्स बढ़ जाता है, अगर इसको सही टाइम में अगर कंट्रोल नहीं किया है तो इसका बहुत ज़रूरी है। जब ये लग जाता है, अटैक करता है, कि गार्डन में आ गया है, तो आपको बहुत ज़रूरी होता है कि छोड़ छाड़ के इसको कंट्रोल करना। अब हम बात करते हैं कि ये माइट्स जो होता है, इसका नेचर क्या होता है, स्वभाव क्या होता है। हम नेचर और स्वभाव का बात हम इसीलिए कर रहे थे। अगर हम नेचर और स्वभाव इसके बारे में हम जान गया, और इसका लाइफ साइकिल के बारे में जान गया, तो हम अच्छी रीति से 100% हमको इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब प्रॉपर रीति से हम इसको मैनेज करके कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए हमको इसका नेचर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इसका लाइफ साइकिल के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम बात करते हैं पहले इसका स्वभाव। इसका जो स्वभाव होता है, जो माइट्स का जो स्वभाव होता है, तो पहला जो स्वभाव होता है, ये रेड स्पाइडर माइट्स जो होता है और पर्पल माइट्स जो होता है, ये दो माइट्स मेचुअर लिप में होता है। मेचुअर मतलब ये टी गार्डन अब देख रहे हैं, ये सारा टी गार्डन देख रहे हैं, इधर में टी गार्डन है, इसमें यंग लिप होता है, बार्ड्स होता है, न्यू टेंडर शूट होता है, और एक मेचुअर लिप होता है। तो मेचुअर लिप बोलेगा तो ये प्रॉपर ग्रीन होता है, इस टाइप से प्रॉपर ग्रीन होता है, ठीक है। ये प्रॉपर ग्रीन होता है, मतलब मदर लिप की तरह, यहाँ पे देख सकते हैं एकदम प्रॉपर ऐसा, ठीक है। ये प्रॉपर एकदम ग्रीन होता है, डार्क ग्रीन होता है, तो इसको हम बोलते हैं मेचुअर लिप। तो ये जो मैंने बोला आपको कि पर्पल माइस और रेड स्पाइडर माइस, ये दो जो होता है, ये मेचुअर लिप को अटैक करता है, मेचुअर लिप में इस अटैक करता है। और अटैक करने का ये जो तरीका है, ये इसका जो नेचर है, वो इस पत्ती के ऐसा निचले वाला इसे निचले वाला सिरा में बैठता है। ये ऊपर ऊपर नहीं बैठता है, ये नीचे वाला ऐसा पत्ती का ऐसा नीचे में ये बैठना पसंद करता है, इनको सुटेबल लगता है। जनरली आप देखता है इसमें, लेकिन ज़्यादा गर्मी और ये ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है, तो ये ऊपर में बैठ जाता है। इतना याद रखना है आपको। और जो हम बात करते हैं स्कारलेट माइट्स और पिंक माइट्स का। ये स्कारलेट माइट्स और पिंक माइट्स जो है, यो योंग लिप, मतलब इस तरह का भरकस जो बढ़ रहा है, मेच्योर हो रहा है, इस तरह से योंग लिप में अटैक करता है। योंग लिप में अटैक करता है ये पिंक माइट्स। और स्कारलेट माइट्स जो होता है, इस तरह का जो रूब होता है या बैन होता है, इसमें ये बैठ के इसमें इसका शॉकिंग का, इसका डैमेज करता है। इसका स्वभाव यही है कि इसमें वो रूब में बैठता है, वो बहन को अटैक करता है। और जब ये अटैक करता है तो आपको याद रखना है कि माइट जब अटैक किया तो आपको याद रखना है, जनरली जो अटैक करता है तो ये टर्न हो जाता है, ऐसा करके मुड़ता है, और इसका जो लीफ है ये पूरा सूखना हो जाता है, पूरा सूख जाता है। इसमें 0% क्लोरोफिल हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा क्लोरोफिल का नुकसान कर देता है, और ये पूरा सूख के ऐसा मुड़ जाता है। इसका एक नेचर है, अब इसको याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट इसको पहचानने का, वही मैंने बोला, इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब ये अटैक किया है तो आपका इसका पूरा का पूरा जो है क्रॉप्स को स्टॉप कर देता है, बैठा देता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल रहता ही नहीं। अब हम बात करते हैं इसका जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। अब हम बात करता है कि माइट्स का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल का बारे में, लाइफ साइकिल के बारे में या माइट्स के जीवन चक्र के बारे में जानना इसीलिए ज़रूरी है। अगर मैंने पहले भी बताया आपको, उसका स्वभाव, नेचर के बारे में जाना और लाइफ साइकिल के बारे में जाना, तो आप प्रॉपर रीति से इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि ये माइट्स का जो है जीवन चक्र 4 भाग में, उसका 4 स्टेज में उसका जीवन चक्र होता है। यानी कि 4 स्टेज, माइट्स का 4 स्टेज होता है उसका जीवन लाइफ साइकिल। तो पहला जो होता है वो अंडा होता है, दूसरा जो होता है लार्वा होता है, और तीसरा जो होता है नीप होता है, चौथा जो होता है वो आपका एडल्ट होता है। ये अंडा जो होता है हल्का पीला कलर का, एकदम छोटा छोटा, एकदम मतलब खुला आँख से देखना बड़ा मुश्किल होता है। एक छोटा छोटा एकदम पीला कलर का, एकदम अंडाकार साइज का होता है, गोल गोल साइज का होता है। ठीक है, ये इसका जो है टाइम जो है 1 से 2 दिन के अंदर में अंडा का शेप में रहता है। उसके बाद में ये कन्वर्ट होकर परिवर्तन होकर उसका दूसरे स्टेज में चला, लार्वा स्टेज में। जब ये लार्वा स्टेज में जब आता है तो इसका 3 जोड़ी 6 पैर हो जाता है, और ये थोड़ा ऐसा चलने लगता है, रेंगता है। इस टाइम में ये थोड़ा थोड़ा दिखता है, मतलब पीला करके दिखता है ये। और इसका भी वही सेम 2 दिन का इसका जीवन चक्र होता है। इससे 2 दिन होने के बाद में ये चेंज हो जाता है और ये निप स्टेज में चला आता है। निप स्टेज में जब आता है तो ये 3 दिन का स्टेज होता है। 3 दिन में इसका साइकिल कंप्लीट करके दूसरा में चला जाता है। इस टाइम में इसका जो होता है निप स्टेज जो होता है, इसमें 4 जोड़ी 8 पैर होता है। 4 जोड़ी 8 पैर होता है, और इस समय में ये धीरे धीरे रेंगता है और तीव्र गति से चलने के प्रयास करता है। उस टाइम में ये पत्ती का ऊपर में भी आके ये फैलता है। अब हम बात करते हैं इसका जो 3 दिन कंप्लीट हो जाता है तो ये चेंज होके एडल्ट वाला स्टेज में चला आता है। जब एडल्ट वाला स्टेज में आता है तो इसका कलर कंप्लीटली चेंज हो जाता है, ये रेड कलर का दिखने लगता है। और इसका अगर यदि जानना है तो इस तरह से पत्ती को लेके इस तरह से घिसने से इस तरह के, ये जो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा है, दिख रहा है, ये थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा है, यहाँ पे छोटा छोटा चल रहा है। तो इस तरह से घिसने से इस हाथ में इस तरह से ये जो दिख रहा है रेड का आ जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे माइट्स है। और मैंने पहले भी बताया, जब माइट्स चौथा स्टेज में चला आता है तो इसका कलर रेड दिखने लगता है, ब्राइट रेड का दिखने लगता है। और ये स्टेज में ऐसा करके चलता है, रेंगता है ये स्टेज में। और ये स्टेज जब आ गया है तो आपको जनरली बिना माइक्रोस्कोप से भी दिख जाता है। लेकिन बाकी का जो 3 स्टेज है आपको माइक्रोस्कोप या पावर ग्लास से दिखना अनिवार्य होता है, वरना आप नहीं जानेगा हाँ उसी टाइम में कि आपका लक्षण के बारे में पता है या उसका सिम्टम के बारे में अगर पता है तो आप इसको जान सकता है। नहीं तो आपको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ रहा है। अगर चौथा स्टेज में है तो आपको दिखता है, वो चलता है और रेड कलर का दिखता है, छोटा सा मकड़ी ऐसा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिम्टम के बारे में। सिम्टम के बारे में अब हम बात करते हैं कि माइट्स जब अटैक करता है, माइट्स जब आ गया टी गार्डन में या कोई भी क्रॉप्स में आ गया है तो हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे माइट्स आया। एक तो हम उसकी लक्षण से पता चलेगा, और दूसरा हम उसको देख के पता चलेगा। मैं पहले भी बताया इसको देखना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत छोटा होता है, 0.2 mm से 0.5 mm का होता है। अगर देखना है तो पावर ग्लास या माइक्रोस्कोप से, लेकिन एडल्ट में है तो दिख जाता है। और दूसरा मैंने बोला इसका जो जानकारी आपको लेना है, आपको जानना है तो एक ही है। तो उसका एडल्ट वाला जो चलता है, रिंगता है, लाल कलर का होता है, छोटा छोटा। मैं आपका इसका यहाँ पे इमेज में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं ऊपर में इस तरह से होता है। अगर हम बात करते हैं इसका लक्षण क्या होता है, तब जब ये आता है तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये जब टी गार्डन में आया तो अटैक किया, तो आपको अगर नॉलेज नहीं है या नहीं दिख रहा है तो पत्ती को देख के भी, इसका लक्षण को देख के भी पता कर सकते हैं कि माइट्स है। क्योंकि जनरली यह माइट्स अटैक करता है तो माइट्स जो अटैक करने से पूरा का पूरा क्लोरोफिल को ये नुकसान करके पूरा चूस करके, पूरा का पूरा एकदम चूस करके रस है क्लोरोफिल को ख़त्म कर देता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा जो रोल है माइट्स का कि वो जब आता है, अगर चैनल में नया है ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बगल में जो आइकन का बटन है ना उसे भी दबा। हम लोग अभी लक्षण के बारे में देख रहे थे। तो जब ये माइट्स अटैक किया है तो ये मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये पूरा का पूरा क्लोरोफिल को, ये रास को चूस के इसका पूरा क्लोरोफिल को नुकसान, क्लोरोफिल नुकसान होने के कारण से पूरा का पूरा क्रॉप बैठ जाता है। ठीक है, यही है इसका सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ा इसका सिम्टम देखने को मिलता है।
और इस टाइम में पूरा कलर भी चेंज होता है, कॉपर ब्राउन कलर का पूरा गार्डन ब्राउन कॉपर कलर का पूरा गार्डन हो जाता है और इस तरह से ये दिखता है। ठीक है, तो इसके बाद में इसका जो है मैंने पहले भी बताया, इसका जो पूरा का पूरा ग्रोथ है पूरा का पूरा स्टॉप हो जाए, इसका लक्षण सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो मैंने पहले भी बताया कि ये जो आता है इसका मुड़ता है, ऐसा करके पत्ती मुड़ जाता है और ये सूखना हो जाता है और गर्मी में बहुत ज्यादा फैलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये आया अटैक किया, हम इसका सिम्टम के बारे में भी जानकारी लिया प्राप्त किया। अब हम इसको कंट्रोल कैसे करें। मैक्सिमम टी गार्डन जो कंट्रोल करता है वो केमिकल कंट्रोल करता है, लेकिन केमिकल कंट्रोल के अलावा भी इसको हम टेक्निकल रूप से, कल्चरल रूप से, फिजिकल रूप से बहुत प्रकार से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो टी गार्डन यूज करता है, इसका माइट्स जब आता है तो टी गार्डन जो यूज करता है वो माइट्स का जो कंट्रोल करता है जनरली केमिकल करता है। यदि आपको इसका बारे में नॉलेज नहीं है तो आप इसमें से यूज करके या आप अनुभव कर सकते हैं। मैंने ये जो है मैक्सिमम टी गार्डन यूज किया है और मैंने इसको प्रैक्टिकल में काम करते समय में एनालाइज के द्वारा या रिसर्च में ये पाया गया है कि इस केमिकल को यूज करने से प्रॉपर कंट्रोल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी ने बता दिया कि ये कंट्रोल करो, ये कंट्रोल, ऐसा नहीं है। इसको बारी बारी 1 by 1 करके इसको फॉलो अप करने से अच्छा होता है। क्योंकि कोई बोलता है ये वाला केमिकल अच्छा है और उसका देखता है कि जो टॉक्सिसिटी जो बना है उसका कंटेंट जो होता है बाय फॉर्मेशन उसका 70% है या 20%, तो हम 70% है उसको हम नहीं देखते हैं, अच्छा है किसी ने बोल दिया तो इसका सा हम यूज कर देता है। ऐसा नहीं करना, ये गलत है। पहले हम उसका जो कंपोनेंट होता है, जो फॉर्मेशन का, जो टॉक्सिन का, वो छोटा से हमको धीरे धीरे करके बढ़ना है। अगर देख रहा है कि इम्पोर्टेंट तो स्प्रेइंग करने का मैंने 2 बात बताया, एक तो लाइफ साइकिल जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट होता है और दूसरा जो होता है कि टी गार्डन को कितना डैमेज किया है वो इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि मन में आया जो मारा वो मारा, ऐसा नहीं। क्योंकि वेस्ट नहीं करना है, केमिकल वेस्ट नहीं करना है, पैसा भी बर्बादी नहीं करना है। मान लीजिए अंडा केवल है टी गार्डन में, पूरा का पूरा टी गार्डन में माइट्स का केवल अंडा आया है और उसका लार्वा स्टेज आया है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि बड़ा डोज में जाने का, ज़रूरी नहीं है कि महंगा केमिकल देने का या 70% टॉक्सिसिटी जो कंपोनेंट होता है वो देने का। पहले छोटा से स्टार्ट करो। मैं कहने का मतलब केमिकल जब अब यूज कर रहे हो तो पहले छोटा से, जैसे कि मैं बता रहा हूँ एक एक करके, जैसे कि यूज करना है आपको। पहले छोटा अगर यदि आया है, लार्वा आया है या अंडा है या उससे बड़ा हो गया है तो पहले पहले छोटा यूज करने का देखो। पहले अब फेन पायरोक्सीमेट 5% ईसी का एक बोल के केमिकल होता है, फेन पायरोक्सीमेट 5% ईसी, ये पर एकड़ 200 ml करके यूज करके देखो। पायरोमाइट या फॉर्माइट बोल के एक ब्रांड होता है, बहुत अच्छा ब्रांड है। टीआरए ने भी इसका रिकमेंडेड किया है, टी बोर्ड ने भी इसका रिकमेंडेड किया है। ये 2 केमिकल यूज करके देखो, बहुत अच्छा है। अगर इससे अगर आपका काम नहीं हो रहा है, काम इसका स्प्रेइंग कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप इस केमिकल चेंज करो। इस फेनाजा क्वीन डालो, ये 10% ईसी है। मैंने बारी बारी से वही बता रहा हूँ कि फेनाजा क्वीन 10% ईसी डालो। ये मेगिस्टर ब्रांड का एक ब्रांड होता है, ये बहुत अच्छा काम करता है। इसको भी टीआरए और टी बोर्ड ने रिकमेंडेड किया, आईएसओ ने भी इसका रिकमेंडेड किया है। ठीक है, फसाई ने इसको नोट बैंड करके इसको मान्यता दी है। तो आपको मेगिस्टर ब्रांड जो है अगर लार्वा में आया है तो ये इवेंट आपका निफ ब्रांड में भी आया है, एडल्ट में भी आया है। तो मेगिस्टर ब्रांड जो फेनाजाकुन बहुत अच्छा काम करता है। पर एकड़ 400 ml का स्प्रेइंग कीजिए, पूरा ब्लैंकेट पूरा सेक्शन में दीजिए और हो सकता है तो गर्मी को अवॉइड कीजिए, मतलब ठंडा सिचुएशन में देने का कोशिश कीजिए, तो आपका रिजल्ट बेटर आएगा। वो भी नहीं काटा तो आपको डिकोफोल 18.5% पीसी का एक केमिकल है, वो पर एकड़ 500 ml अब यूज कीजिए। इंडोफिल बोल के एक ब्रांड है, ये ब्रांड यूज कीजिए। अगर इससे भी नहीं होता है, पोपरगीट बोल के एक केमिकल है 57% ईसी 600 ml पर एकड़, इसको आप यूज कीजिए। ये केमिकल जो है पोपरगीट, ओमिट बोल के एक ब्रांड है, ये बहुत ही फर्स्ट क्लास और अच्छा रिजल्ट होता है। इसको धानुका कंपनी द्वारा बनाया गया है। धानुका कंपनी इसका जो ट्रायल दिया है, टीआरए और टी बोर्ड ने दिया, इसका प्रोटोकॉल बनाया, इसका सारा चीज गाइडलाइन जो है बनाने का टीआरए और टी बोर्ड ने दिया है, तो इसका रिजल्ट बेटर है। तो इसको यूज कीजिए। अगर उन सारे
केमिकल को यूज करने के बाद में अगर आपको कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं रिजल्ट आ रहा है, तो इसको यूज कीजिए। ये बहुत हद तक 60% 70% आपका कंट्रोल करता है। अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो सबसे लास्ट केमिकल और सबसे पावरफुल केमिकल माना जाता है वो है स्पायरोमेसिफेन। स्पायरोमेसिफेन सबसे पावरफुल माइट्स के लिए केमिकल होता है। इस केमिकल चाहे आप अंडा स्टेज हो, चाहे लार्वा स्टेज हो, नीफ स्टेज हो या एडोल स्टेज हो सबसे बड़ा वाला, तो ये सारे स्टेज में स्पायरोमेसिफेन 22.9% SC होता है। ये ओबेरन ब्रांड का होता है, सबसे अच्छा होता है। बहुत सारा ब्रांड होता है लेकिन ओबेरन ब्रांड जो है TRA और टीबोर्ड रिकमेंडेड है, इसको यूज कीजिए। अगर इसका डोज का बात करें तो पर एकड़ आपको 200 ml आपको यूज करना है, और हेक्टर में अगर यदि आपको यूज करना है तो 400 ml पर हेक्टर यूज कर सकता है। इस केमिकल का यूज करने के बाद, स्प्रेइंग करने के बाद आपका जितना भी टी गार्डन देखना 4 से 5 दिन में आपका कलर चेंज हो जाएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। क्योंकि ये सबसे लास्ट माइट्स के लिए माना जाता है और बहुत ही कारीगरी या बहुत ही इफेक्ट इसका होता है, मतलब आपका माइट्स जाना ही है। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और लास्ट स्टेज है। आप इसका आप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो आप कीजिए, ऐसा नहीं, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। आपका अगर क्रॉप्स को, आपका फसल को बचाना है तो अब इतना तो ऐसा ही तो आप पैसा ही लगा ही रहे, तो आप इसको एक बार लगा के ट्राई कर सकते हैं। अब मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है, रिसर्च का पेपर, और मैं खुद काम किया हूँ, इसको यूज़ किया हूँ। और जैसे कि TRA का आपका आंकड़ा बताया, उन्होंने इसको गाइडलाइंस दिया है, टीबोर्ड ने गाइडलाइंस दिया, अच्छा रिजल्ट होता है। इस जितना भी माइट्स का जितना भी कीड़ा आने के बाद ये ख़त्म करता है। और इसके अलावा अगर आपको दूसरा, अगर यदि केमिकल दूसरा कंट्रोल, अगर बोटेनिकल कंट्रोल का बात करें तो हम जनरली बात करते हैं कि टी गार्डन में हो या कोई भी क्रॉप में अगर बोटेनिकल कंट्रोल करना है या ऑर्गेनिक करना है तो एक प्रोडक्ट होता है, एक केमिकल है, ऑर्गेनिक केमिकल है, बोटेनिकल केमिकल है, जिसका नाम नीम अजाडिरेक्टिन। नीम अजाडिरेक्टिन 2 फॉर्म में होता है, एक 1500 ppm फॉर्म में होता है, एक 3000 ppm फॉर्म में। अगर यूज करने का बात करें तो हम इसको कैसे यूज करेंगे? पहले तो इम्पोर्टेंट है आपका स्ट्रेस देखना है, और दूसरा जो है इसका सिम्टम देखना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये इसी के हिसाब से आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया ये 2 होता है, 2 ppm का होता है, एक 1500 ppm, एक 3000 ppm का। अगर इसका यूज करना है जनरली तो हेक्टर में यदि यूज करना है तो 1500 ppm का अगर यदि आपका केमिकल है, माने जो नीम अजाडिरेक्टिन है 1500 ppm का, तो आपको पर हेक्टर में 800 ml यूज करना है। पर हेक्टर में 800 ml यूज करना है। अगर वो 3000 ppm का है तो पर हेक्टर में उसको 400 ml यूज करना है। हालांकि इसका रिजल्ट मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, इसका रिजल्ट अंडा और लार्वा और निप जो स्टेज होता है, ये 3 स्टेज, इसमें अच्छा खासा काम कर लेता है। जो एडल्ट होता है इसके लिए तो ये थोड़ा काम नहीं करता है, जो है मैं फैक्ट बता रहा हूँ। ये उतना कारीगर, ये मैंने इफेक्टेड नहीं होता है ये केमिकल। इसके लिए आपको एक केमिकल में ही आना है, ऑर्गेनिक छोड़ के केमिकल में ही आना है। अगर 2-3 जैसे कि कल्चरल कंट्रोल और बोटेनिकल कंट्रोल कर रहा है तो कुछ हद तक 60% 70% ऑर्गेनिक में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो ये प्रॉपर बारी बारी स्टेज बाई स्टेज हर चीज़ को, इसको मेंटेन करना, हर चीज़ को देखना पड़ता है। ठीक है, अब बात करता है इस ऑर्गेनिक या बोटेनिकल कंट्रोल के अलावा और हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं। हम कल्चरली भी इसको कल्चरली हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया। ये बहुत छोटा और एकदम ये पत्ती में ऐसा बैठने वाला है। तो इसका कल्चरल कंट्रोल कैसा किया जाएगा? पहला जो है इसका वेदर को पूरा का पूरा ठंडा करने से पूरा का, क्योंकि मैंने पहले भी बताया गर्मी में ये बहुत बढ़ता है, गर्मी में बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो अगर इसको कल्चरली कंट्रोल करना है तो वेदर को थोड़ा ठंडा करना है। ठीक है, तो वेदर को जैसे ठंडा कर देंगे, इसका जो है बढ़ने का, जो तेज़ी से बढ़ना वो रुक जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा जो कल्चरल कंट्रोल जो होता है वो आप एरिगेशन कंट्रोल कर सकते हैं। एरिगेशन के द्वारा, ये बारिश में आने से तो ऐसी नेचुरली वो कंट्रोल हो ही जाएगा, लेकिन आपको अगर कल्चरली कंट्रोल करना है तो आपको एरिगेशन लगाने से भी, एरिगेशन जब होता है तो पत्ती में होता है, वो वॉश आउट हो जाता है, पत्ती में बैठता है।
तो वो बहुत छोटा होता है, तो इरिगेशन तो बहुत मतलब मैक्सिमम तो पावर फोर्स से ही आता है और वो तो बहुत छोटा होता है। तो इरिगेशन करने से जो वॉश आउट होके वो कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, ये तीसरा और इम्पोर्टेंट इसका कल्चरल कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, और चौथा जो होता है कि जो टी गार्डन हुआ या क्रॉप्स हुआ उसका साइड साइड में हेज प्लांट लगा के भी हम कल्चरल कंट्रोल कर सकते हैं। हेज प्लांट क्या होता है, जो बाकस हुआ, मीमोसा हुआ, लिंटिना कैमरा हुआ, ये सब क्या हेज प्लांट है। इसको साइड साइड में या घाटा हुआ, इसको साइड साइड में लगाने से क्या होता है, हवा को रोकता है एक बात। और दूसरा बात है जो ये हवा से भी बहुत तेजी से बढ़ता है। तो कल्चरल कंट्रोल में यही इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ कि अगर जो हेज प्लांट लगा दिया क्रॉप का साइड साइड में, तो ये हवा जो आया, हवा से ये बह के जो आता है उसको वह रोक सकता है, या इधर से उधर, उधर से इधर नहीं हो सकता है, ये कंट्रोल कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट, पूरे ग्रीन प्लाई के बारे में एक एक करके हम डिटेल्स में जानेंगे। ग्रीन प्लाई क्या है और ग्रीन प्लाई की बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो दिखता कैसा है, होता कैसा है, या फिर ग्रीन प्लाई की लाइफ साइकिल, उसका जीवन चक्र क्या होता है, या फिर जो ग्रीन प्लाई पेस्ट है, ग्रीन प्लाई क्या है, वो कौन सा फसल में या कौन सा फसलों में पाया जाता है, या फिर इसको पहचानने कैसे तरह से, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, या फिर इसकी प्राकृतिक नुकसान क्या होता है, नेचुरल डैमेज क्या होता है, इसकी क्षति क्या होता है, या फिर इसको केमिकल कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है, या फिर इसके अलावे बोटेनिकल कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है या करते हैं, और इसके अलावे ग्रीन फ्लाई पेस्ट को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बात करें तो ग्रीन फ्लाई को कल्चरल कंट्रोल भी किया जा सकता है और फिजिकल कंट्रोल भी किया जा सकता है। इतना सारा कंट्रोल करने से प्रॉपर रीति से आप ग्रीन फ्लाई को अपने फसलों से खत्म कर सकते हैं, मिटा सकते हैं और अपने फसलों को बचा सकते हैं। तो फिर हम जानते हैं एक एक करके इसका पूरा डिटेल्स। ग्रीन फ्लाई पेस्ट क्या है? ग्रीन फ्लाई पेस्ट, ग्रीन फ्लाई का मतलब होता है आमतौर पे ग्रीन पीच पेस्ट होता है। इसी तरह से ये एक एफिड प्रजाति की एक पेस्ट है। ये मुख्य तौर पे हरे रंग के दिखाई देती है। ये खेती में ग्रीन फ्लाई शब्द का इस्तेमाल आमतौर पे एफिड के लिए किया जाता है। ये एकदम छोटा सा कीड़ा होता है, एकदम मुलायम इसके शरीर होता है। ये पौधे का रस को चूस कर अपने जीविका को निर्भर करते हैं। इसी को ही ग्रीन फ्लाई पेस्ट कहा जाता है। अगर हम बात करें तो ये ग्रीन फ्लाई पेस्ट की इसकी बनावटी, इसका बॉडी स्ट्रक्चर, इसका शरीर कैसा होता है, कैसा दिखता है, तो ये मुख्य तौर पे ग्रीन फ्लाई 4 अवस्था में होता है। हरी मक्खी एफिड का एक छोटा सा मुलायम शरीर होता है जो रस वाले चूसने वाले कीट है। इसका शरीर नाशपाती के आकार के आमतौर पे होता है या अत्यधिक लचीला होता है। ये अंडा, नीप और पुपा और एडोल अवस्था में होता है। अंडा जो होता है ये गर्म क्षेत्रों में अंडे कम दिखाई देती है क्योंकि एफिड बिना अंडे के सीधे प्रजनन करते हैं या सीधा जन्म देते हैं, सीधा उत्पन्न होते हैं। यह ठंडे क्षेत्रों में मादा मेजबानों को पौधों पर काले आकार अंडाकार अंडे देती है। नीप अवस्था नवजात शिशु का नीप कहा जाता है, लार्वा नहीं होता है। ये एफिड काया और पतला अधूरा होता है। ये शरीर का आकार एडोल जैसे दिखाई देती है लेकिन ये बहुत छोटा होता है। जन्म के तुरंत बाद यह रस को चूसना शुरू करती है। इसकी अवधि आमतौर पे 4 से 6 दिन तक होता है। इसके बाद ये पुपा अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। पुपा अवस्था में जाने से ये बहुत नॉर्मल होता है, ये बिल्कुल क्रिया नॉर्मल होती है। एडोल अवस्था में जब आती है तो ये 2 रूप में उत्पन्न होती है। ये पंखहीन होता है, बिना पंख के होता है। ये पौधों पर रहता है और सीधा प्रजनन करता है। और पंख वाले एडल्ट तब बनता है जब जनसंख्या अधिक होता है या पौधों कमजोर हो जाता है तो प्रवास का उपयोग किया जाता है। और ये पूरा प्रजनन का तरीका मादा बिना संभोग के
जीवन बच्चों को जन्म देती है और प्रत्येक मादा अपने जीवन काल में 50 से 100 अंडा निदा पैदा देती है, निप पैदा देती है। गर्म मौसम में अंडे नहीं संभोग नहीं होता, बच्चे जीवित पैदा होते हैं, अंडे नहीं होता है। सर्दियों से पहले केवल ठंडे क्षेत्र में ही होता है और नर और मादा संभोग करते हैं। सर्दियों के लिए अंडे दिए जाते हैं। इसका साइज बहुत ही छोटा 1 mm से लेके 3 mm तक इसका लंबा होता है और निप अवस्था एडल्ट अवस्था बहुत ही छोटा होता है। बॉडी का पूरा आकार नाशपाती के आकार का होता है, आंसू की बूंद की आकार का होता है। यह चिकना मुलायम नाजुक शरीर जैसे कठोर नहीं होता है। इसका कलर अधिकतर हल्के हरे रंग के लेकिन हल्का पीला गुलाबी हल्का भूरे रंग के भी होता है। रंग मेजबान पौधों तापमान और अवस्था के आधार पर बदलता है और इसका जो शरीर है ये छोटा साकरा शरीर से कम दूरी पर होता है। 2 लंबे एंटीना शरीर की लंबाई आधे से ज्यादा लंबे होता है और पौधों का रस को चूस कर छेद करके मोड़ कर रोल बना देता है। और आंख जो है सिर के दोनों ओर लाल काले मिश्रित आंखें होते हैं। माउथ पार्ट छेदने और चूसने वाले प्रकार का होता है। पौधों के फलों उतक में डाल गई सुई जैसे चोंच होता है। टोरक्स यानी कि विंग ये 2 प्रकार के एडल्ट में होते हैं। पंखहीन पौधा और सामान्य रूप से होता है। जनसंख्या अधिक होती है या पौधा बुढ़ा होता है तो ये विकसित होता है। 2 जोड़ी पारदर्शी पंख होते हैं, आगे और पीछे बड़े और पीछे पंख छोटे होते हैं। ये 3 जोड़ी लंबे पतले पैर होते हैं। पत्तों पर धीरे धीरे चलने की अनुकूलित होता है। यह पत्तियों की सतह पर पकड़ने के लिए टर्मी होता है और पेट जो है मुलायम गोलाकार या 7 से 8 खंड में होता है। पूरा इसका लाइफ साइकिल या इसका जीवन चक्र के बारे में आप बात करें तो मक्खी का जो जीवन चक्र कितना होता है, मत्ती का जो जीवन चक्र होता है वो 4 अवस्था में होता है। हरी मक्खी का जीवन चक्र बहुत ही तेज और जटिल होता है जिससे पंखहीन और पंखयुक्त दोनों रूप से होते हैं। यह समूह के साथ उनके बिना प्रजनन कर सकती है। या चक्र मौसम और जलवायु के अनुसार बदलते रहता है, लेकिन सामान्य इसका जीवन चक्र इस प्रकार का होता है। पहला अंडा, दूसरा नीप, तीसरा पुपा और चौथा एडल्ट। अंडा अवस्था पत्तियों पर ठंडे क्षेत्र में होता है और नीप अवस्था रस पर निर्भर करती है और पुपा बहुत ही नॉर्मल क्रिया विरोधित होता है। और एडल्ट पंखहीन और पंखयुक्त दोनों बहुत प्रजनन होते हैं, तेज से प्रजनन होते हैं। इसका कुल पूरा जीवन चक्र 7 से 10 दिन तक होता है और ये बहुत ही तेज गुणवत्ता से बढ़ रहा है। अगर फसलों में बात करें तो कौन कौन से फसलों में होता है ये? पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर, बीन्स, पी, मैस्किटो, सोयाबीन, कॉटन, टमाटर इत्यादि फसलों पे होता है। इसकी पहचानने की जो इसका लक्षण को किस तरह से आइडेंटिफाई किया, किस तरह से पहचाने? हरी मक्खी को संक्रमित पौधों पर दृश्य लक्षणों और कीट बस्तियों की ओर उपस्थित से आसानी से पहचाना जा सकता है। नीचे खेत और पहचान चिन्ह दिए गए हैं जिससे कि किसान बिना सूक्ष्म न देख सके। ये छोटे हरे कीट की उपस्थिति होता है या छोटे मुलायम शरीर वाले हल्के हरे रंग के कीट बड़ी बस्तियों में दिखती है या बड़े खेतों में, बड़े प्लांटेशन में दिखती है। ज्यादातर पत्तियों के नीचे हिस्से में, कोमल टहलियों, कंडरशूट में और नॉर्मल छोटी सी बड पे पाई जाती है। यह पत्ती का मुड़ना और विकसित होना इसका अटैक से लक्षण दिखाई देता है। संक्रमित पत्तियां अंदर मुड़ जाती है और झुर्रादार हो जाती है और प्याले के आकार हो जाती है। नई पत्ती मुड़ जाती है और विकसित सिकुड़ हुए दिखाई देती है और पत्तियों का पीला पड़ना या पीला पड़ता होता है। लगातार ये रस चूसने के कारण से पत्ती हल्के रंग के हरे हो जाते हैं और पीला भी हो जाते हैं। क्लोरोफिल का उत्पादक जो है बहुत ही कम हो जाता है।
और कमजोर वृद्धि हो जाता है। पत्तियों का चिपचिपा शहद होता है। पत्तियों चिपचिपाती और चमकदार हो जाती है क्योंकि एफिड शहद शर्करा युक्त रस का शरबत करते हैं। शहद नीचे और पत्तियों पर टहलकर टपक सकता है या मिट्टी में होता है। काली कालखी जैसी फफूसों का विकास होता है। चिपचिपा सा कवच और आकर्षण करता है। पत्तियों काली आकार पर रस को चूसती है। इससे अधिक प्रकाश संश्लेषण और पौधों की वृद्धि जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। पौधों पर चीटी चालन होता है। चीटी अक्सर क्लोरोनियों आसपास घूमती है दिखाई देती है। रुकी हुई कमजोर वृद्धि होता है और पौधों की धीमा कम रूप ऊंचाई और कमजोर ताने दिखाई देती है और फूल और फल आने से देरी कमी हो जाती है। और मुलायम कांटों के हरे समूह पत्ती को निचला जो भाग एफिड क्लोनिन होता है और पत्ती मुड़ती है और पीला युक्त पत्ती रस चूसने वाली छाती होता है। चिपचिपी सतह पर ऊपरी और निचली सतह पर ऊर्जक होता है और कालीन पर पारदर्शी पुरानी पत्तियों काली को फुसूद बनाता है। नेचुरल डैमेज की बात करें तो यह कोमल पत्ती और टहली टेंडर शूट और फूलों के रस को चूसता है और पत्ती को मोड़ते हैं और झड़ देती है और पीला पड़ जाती है, जैसे कि विकास पूरी रूप से रुक जाती है और शहद जैसे रस को सर्वाधिक करते हैं, जिससे काली फफूंदी उत्पन्न होता है। ये 100 से भी ज्यादा विषम जाति पादक रोग पैदा करती है, जैसे कि आलू पत्ती मुड़ जाती है। ये विशेष तौर पे शरीर का आकार 1.5 से 3 mm मुलायम नाशपाती के आकार का दिखता है। इसका रंग हल्का पीला और कभी कभी गुलाबी होता है। पंखहीन पंखियों दोनों होते हैं। इसका केमिकल कंट्रोल की बात करें, इमिडाक्लोरोडोफाइट 17.8 ये बहुत ही अच्छा कारीगर होता है। इसके बाद थाइमेक्सिजम 25 WEC, अगर इससे भी काम नहीं हुआ, इसको किया है आपने और ये काम नहीं हुआ, तो सबसे कारीगर एसिटामिप्राइड, ये केमिकल बहुत ही अच्छा कारीगर माना जाता है। इसका उपयोग से ग्रीन प्लाई पूरा साफ हो जाता है, पूरा गार्डन साफ हो जाता है। काफी हद तक 100% इसका रिजल्ट अच्छा होता है। जो भी अवस्था, अंडा अवस्था हो, चाहे पुपा अवस्था हो, चाहे नीप अवस्था हो, चाहे एडल्ट अवस्था, ये चारों अवस्था में एसिटामिप्राइड सबसे पावरफुल और कारीगरी केमिकलों में माना जाता है। इसका उपयोग से फसलों पे पूरा साइड इफेक्ट या अटैक जो होता है या कीड़ा लगता है वो सबसे साफ हो जाता है। अगर इसके अलावा बोटेनिकल कंट्रोल का आप बात करें, नीम अदर डायरेक्टिव नीम ऑयल 3000 ppm का होता है, 1500 ppm का होता है। ये बहुत ही कार्यकारी इसको रोकने के लिए, इस पेस्ट को रोकने के लिए बोटेनिकल कंट्रोल में उपयोग किया जाता है। या बोटेनिकल कंट्रोल में सबसे पावरफुल आजाडिरेक्टिन 3000 ppm का ये एक्सट्रैक्ट बहुत ही प्रयोग और उपयोग माना जाता है। करेंज ऑयल 2% ये भी बहुत ही कारीगर माना जाता है, पावरफुल। इसका भी उपयोग आप करके ट्राई करके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको सारे कंट्रोल करने के बाद अगर आपको कंट्रोल रूप से बिना केमिकल यूज करके आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप कल्चरल कंट्रोल कर सकते हैं। कल्चरल कंट्रोल में क्या होता है, एक येलो ट्रैप होता है जो कि प्लास्टिक से बनाया होता है। उसको पर एकड़ में 30 से 40 ट्रैप पर एकड़ में लगाने से उसका जो लाइट है उस लाइट को वो आकर्षण होती है और उस येलो ट्रैप में चिपक जाते हैं या रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिससे काफी हद तक 30% से 60% तक उसमें नियंत्रण होने का रिजल्ट अच्छा दिखता है। के बारे में हम जानते हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लूपर पेस्ट के बारे में। लूपर पेस्ट क्या है, लूपर पेस्ट क्या है, उसके बाद में पूरा डिटेल्स में हम एक करके जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लूपर पेस्ट क्या है, उसके बाद में उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, कैसे उसका वो शरीर दिखता है, बनता है, ये कौन कौन से फसल में क्रॉप्स में पाया जाता है, उसके बाद में ये इसका नेचुरल डैमेज क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका स्वभाव और नेचर क्या होता है, इसका प्रभाव क्या पड़ता है,
है, इसका लाइफ साइकिल पूरा जीवन चक्र क्या होते हैं, इसका लक्षण क्या होता है, उसका केमिकल कंट्रोल कैसे किया जाता है, फिर बोटेनिकल कंट्रोल कैसे किया जाता है, फिर कल्चरल कंट्रोल कैसे किया जाता है, हम एक एक करके हम बारी बारी से हम देखने वाला है। तो आज का इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस, वो है क्या है लूफर, क्या है लूफर के बारे में। लूफर क्या है, तो लूफर जो है लूफर एक चूइंग पेस्ट है। लूफर एक चूइंग पेस्ट है। ये जो चलते समय में वो धरती को ऐसा करके मापता है, इस तरह से दिखाई देता है। इसका जो मूविंग है वो इंचेस बाय इंच ऐसा करके मूव करता है और ऐसा लूप करके वो चलता है, ऐसा मूव करके लूपिंग करके चलता है, जिसके कारण से इसको लूप करके चलने के कारण से इसको लूफर कहा जाता है। ठीक है, अब ये लूपर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है या बॉडी इसका जो है वो कितने भागों में बांटा गया है। लूपर का जो जनरली है इसका बॉडी है वो 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में उसको विभाजित किया गया है, जैसे कि सिर और टोरेक्स वक्ष और तीसरा जो है वो पेट। पहला जो है सिर, दूसरा जो है टोरेक्स वक्ष और तीसरा जो है वो पेट। ठीक है, तो जो सिर जो है वो गोलाकार और थोड़ा सा चपटा होता है। इस सिर से ही जो है पत्ती को काटने और खाने के लिए इस्तेमाल करता है। ये साधारणतः दोनों तरफ 2 आंखें होती है और ये एंटी छोटे से धागे जैसे दिखते हैं, एकदम छोटी सी धागे जैसे ये दिखता है। और जैसे बात करते हैं इसका टोरक्स पार्ट जो है वो 3 सेगमेंट में 6 पैर होते हैं। कुल 3 जोड़ी 6 पैर होते हैं और ये पैर बहुत ही छोटे और बहुत ही जुड़े होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। ये पत्ती को पकड़कर आगे बढ़ने के लिए इसका बहुत ही उपयोगी पैर का माना जाता है। और बात करते हैं तीसरा पॉइंट जो एब्डोमेन। तीसरा जो है एब्डोमेन का जो है ये बीच का प्रोग्रेस ना होने के कारण से, एब्डोमेन जो है बीच का प्रोग्रेस ना होने के चलते से जो चलते समय ये लार्वा अवस्था में शरीर जो है इस तरह से मुड़ जाता है, जिससे ये दिखता है, इसे लूप टाइप से दिखता है। ठीक है, इसे लूप करके बनता है, इसीलिए इसका नाम ही लूपर बोला गया है। इसका बीच वाला जो भाग में वो पैर नहीं रहता है, वो आगे और पीछे ही 2-3 जोड़ी करके ऐसा पैर होता है। ठीक, और इसका जो कलर है आमतौर पे हरे और भूरे रंग के होते हैं। कभी कभी ये पत्तियों के साथ में घुलनशील और मिलकर धारीदार या धब्बेदार होते हैं। ठीक है, कभी कभी पत्ती में घुलकर घूमने मिलने के लिए धारीदार और धब्बेदार होती है। इसका जो शरीर है पूरा एकदम चिकना होता है, एकदम दिखने के लिए सॉफ्ट और चिकना होता है। और इसका जो वास्तविक जो साइज है, इसका बॉडी का साइज या उसका लंबाई जो है वो 1.5 सेंटीमीटर से लेके 3 सेंटीमीटर इसका पूरा बॉडी लंबाई होता है। और जहाँ तक इस जो लूफर है, ये लूफर किन किन फसलों में होते हैं, ये तो चाय में तो होता ही है। चाय में तो इसका होस्ट प्लांट माना जाता है, वो ज्यादा रहना पसंद करता है। लेकिन इसके अलावा लूफर जो है कौन से पेस्ट पे वो ज्यादा रहना पसंद करता है, जैसे कि कैबेज, कॉर्नफ्लावर, मस्टर्ड ऑयल, कॉटन, टबैको, सोयाबीन, टमाटर और बीन्स और ये पी, इन सारे इत्यादि फसलों पे वो बहुत ज्यादा दिखाई देती है। इसका होस्ट प्लांट माना जाता है और ज्यादा दिखता है, इसमें रहता है। लेकिन इसके अलावा ये चाय के जो पत्ती है इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। सबसे ज्यादा इसलिए पाया जाता है, इसमें चाय के पत्ती जो है टेंडर शूट, इसमें पर्याप्त मात्रा में क्लोरोफिल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और जो एमिनो एसिड इत्यादि तमाम पाए जाते, जिसे सुइटेबल होता है और वो ज्यादा रहना पसंद करता है। और इसको जो खा के लार्वा अवस्था में बहुत तीव्र गति से बढ़ता है। पूरा जीवन चक्र जो इसको पूरा करने के लिए बहुत ही उपयोगी और फायदेमंद माना जाता है इस फसल में। अब बात करते हैं कि लूफर जो है कितने प्रकार के पाए जाते हैं। लूफर अभी तक का जो है अनुमान से पूरा एग्रीकल्चर में जो है अभी तक में लूफर कितने प्रकार के पाया गया है बोलने से, लूफर जो है वो जनरली 7 प्रकार की पाया गया है, 7 प्रकार की दिखा गया है। उसमें से जो है कैबरेज लूफर 1 नंबर, दूसरा नंबर है टबैको लूफर और तीसरा लूफर जो है ग्रीन लूफर, चौथा नंबर में जो है कॉटन रोलर लूफर, 5वें नंबर में है कस्ट्रोल लूफर
छठा नंबर में है सोयाबीन लूफर, 7वां नंबर में है फ्रूटी ट्री लूफर। अब ये 7 प्रकार के लूफर है, उसमें चाय में सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा दिखा जाने वाला जो लूफर है और फ्रूटी ट्री लूफर। ये फ्रूटी ट्री लूफर ये सबसे ज्यादा बोलने से चाय में, और ये सारे, इसके अलावा सारे जो लूफर है वो सारे पाए जाते हैं, किंतु ये जो फ्रूटी ट्री लूफर जो है ये बेसिकली सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ये जो लूफर है मुख्य तौर पे फ्रूटी ट्री लूफर ये मुख्य तौर पे 5 प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें से 3 प्रकार का जो लूफर है वो बहुत ही खतरनाक और सबसे हानिकारक माना जाता है। उसमें से पहला जो है चाय में पाया जाने वाला लूफर जो है हाइपोसिड्रल लूफर, उसके बाद दूसरा जो है इन्फिक्रिया लूफर, तीसरा जो है बुजरा लूफर। ये तीनों लूफर बहुत ही हानिकारक और बहुत ही फसल को नुकसान करने वाले लूफर में माना जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जो होता है बुजरा लूफर वो सबसे खतरनाक और सबसे हानिकारक लूफर में माना जाता है, क्योंकि ये जो लूफर है 1 मिनट में कम से कम 8 ग्राम च्युइंग कर लेता है, खा लेता है पत्ती को। ये बेसिकली टेंडर शूट और नॉर्मल वाला पत्ती जो होता है उनको खाता है। और ये हाइपोसिड्रा, इन्फिक्रिया और बुजरा, ये 3 लूफर में सबसे खतरनाक जो है बुजरा लूफर जो है लार्वा स्टेज में बहुत ज्यादा खाता है। अगर ये बात करें मानिए तो पूरा एग्रीकल्चर में अगर 70% 80% आ गया तो ये भेन को छोड़ के सारा पत्ती को खा के एक झाड़ी के रूप में ऐसा दिखाई देता है, झाड़ की पत्ती जैसे दिखाई देता है। इस अवस्था में बहुत ही नुकसान और हानि होता है। इस समय में जल्दी से जल्दी इसका केमिकल कंट्रोल करना जरूरी पड़ता है। अब बात करते हैं लूफर की व्यवहार और लूफर की व्यवहार और नेचर क्या क्या होते हैं। जैसे कि लूफर जो होते हैं इसका जो है नेचर, ये पहले भी मैंने बताया कि ये पत्ती को जो है खाता है। इसका लार्वा अवस्था में जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट कि ये लार्वा अवस्था सबसे ज्यादा एक्टिव और ज्यादा स्ट्रेंथ और ताकतवर, और इसी अवस्था में सबसे ज्यादा जो है पत्ती को डैमेज करते ज्यादा करके खाता है। ये इसका जो शिशु मोद जो अवस्था है वो शिशु के रूप में पाया जाता है। और ये इसका नेचर और इम्पोर्टेंट जो है लार्वा अवस्था में सबसे हानिकारक होता है। इसका जो शरीर का जो है वो लंबा हरा भूरे रंग के और पिछले 3 या 2 जोड़ी ऐसा पैर होते हैं और ये लूप बना के चलते हैं। और ये पौधा का जो है कोमल और टेंडर शूट को ये अटैक करता है, इसको ही ये डैमेज करता है, इसको ही ये ज्यादा करके खाना पसंद करता है। और जो कली होता है, जो ऊपर का जो बर्ड होता है, इनको भी ये खाने के लिए ज्यादा पसंद करता है। और ये चाय के अलावा गोभी, कपास, सोयाबीन, तंबाकू इत्यादि में पाए जाते हैं। अब इसका व्यवहार क्या है? व्यवहार लूफर का जो व्यवहार है या मुख्य तौर पे ये कीट जो है, लूफर जो कीट जो है मुख्य तौर पे आगे और पीछे का हिस्सा, ये दोनों का हिस्सा, आगे और पीछे से दोनों का हिस्सा ऐसा करके मुड़ता है जिससे कि लूप बनता है। इस तरह से लूप बनता है और इस तरह से लूप करके इंच बाय इंच करके वो आगे तरफ चलता है, इस मूविंग करता है, इसीलिए इसे लूफर कहा जाता है। इसका एक ये व्यवहार है एक। और दूसरी जो है ये पत्ती जो होता है, जिस ग्रीन लीफ होता है, जो भी टेंडर शूट होता है, जो पत्ती होता है, उस पत्ती का जो साइड जो होता है, उस साइड को जो है कुतर करके वो खाती है, कुतर कर वो छेद करके खाता है। और वो जो है कंकाल जैसी एक चित्र दिखाई देती है और बीच में एक छेद बन जाती है। अब इसका तीसरा जो व्यवहार है, ये रात में अधिक संक्रमण रहता है और ये दिन के समय में पत्ती के नीचे छिपके रहता है, रात में ज्यादा एक्टिव होता है। और चौथा जो है प्रारंभिक अवस्था में ये कभी सामूहिक रूप से वो भोजन करने के लिए निकलता है और ये बाद में जब वो आराम या सोने के लिए जाएगा तो वो अकेला रहना पसंद करता है। और ये जो है पत्ती के जो है नीचे की सतह में वो रहना पसंद करता है और कुछ जो है वो रोल बना के अंदर छिप के रहता है। और मादा वाले पंती जो होते हैं,
मौत जो होता है, मौदा जो होता है वो अंडा पत्ती के नीचे में देता है, जैसे लार्वा निकलती है, जैसे पत्तियां को खाता है ये, ठीक है। और पुपा अवस्था बनाती है और पतंग बनाकर वो निकलता है, मोद बनाकर निकलता है। और ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट और मुख्य बात ये है कि ये गर्मी के समय में और ज़्यादा ह्यूमिडिटी के समय में अधिक रहने से, गर्मी अधिक रहने से ये ज़्यादा तीव्र से फैलती है और इसका लार्वा अवस्था को ज़्यादा फैलाने में सहायता करता है। इसलिए गर्मी में इसको कंट्रोल करना है, बढ़ने नहीं देना है। गर्मी इसके लिए बहुत ही नुकसान और उसके लिए अच्छा वेदर माना जाता है। अधिक हरियाली और बिना नियंत्रण वाली फसलें इसकी वृद्धि के लिए अनुकूल माना जाता है। अभी बात करते हैं कि ये जो है अटैक करने के बाद, अटैक जब किया तो अटैक करने के बाद में इसका क्या क्या प्रभाव होता है फसल पे, जो है चाय पे, जो है कितना चाय में उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि ये अटैक किया है तो नॉर्मली जब अटैक करने से ये जो है पत्ती को झाड़ देती है। जब चाय की पौधा हुआ या कोई भी फसल हुआ इसमें आया तो ये क्या करता है, उसका जो पत्ती है उस पत्ती को वो झाड़ देता है और ऐसा छिद्र बना देता है। और साइड वाला जो है उसको खुतर के उखा के एक कंकल जैसे चित्र को बना देता है, दिखने के लिए कंकल जैसा दिखता है, ठीक है। और इसका जो ज़्यादा खाने से, ज़्यादा प्रभाव होने से, ज़्यादा अटैक करने से जो पत्ती में छेद हो गया और वो साइड का कुतर खा जैसे जो कंकल थे, जो पत्ती का आधा हिस्सा वो नुकसान कर देता है। जिसके कारण से क्या होता है कि पौधा में जो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी होती है, प्रकाश संश्लेषण, वो कम हो जाती है। कम होने के कारण से क्या होता है, पौधा में जो वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होता है वो रुक जाती है। तो इस अवस्था में क्या होता है, ज़्यादा डैमेज करने से वो ग्रोथ जो है पौधा में जो है वृद्धि जो है रुक जाता है। सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट ये बात है, आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। और इस कारण से ही ज़्यादा नुकसान और अटैक करने के कारण से ही जो आधा हिस्सा चला जाता है, उसके कारण से ही ये जो रुक जाता है उसमें कार्बोहाइड्रेट पुश हो जाता है, एक जगह जम हो जाता है। जिससे क्या होता है, उस अवस्था में पौधा में या टी बुश में या फसल में, टी का फसल में, इसमें फूल निकलने आता है, फूल लग जाता है या एक सीड निकलने की अवस्था बन जाता है। इसका गंभीर स्थिति यह है कि पत्ती का जो उपज जो है उसको ये घटा देता है, कम कर देता है, ठीक है। हम इसके बाद बात करते हैं कि पूरा लूपर जो है इसका पूरा शुरू से आखिरी इसका जीवन चक्र ये कितना दिन का होता है, इसका पूरा समय वर्ष कितना होता है, इसका क्या क्या अवस्था होता है, मैंने इसका पूरा जीवन चक्र। तो लूपर का पहले बात करेंगे तो इसका जो है पूरा जीवन चक्र, फर्स्ट में जो है वो अंडा अवस्था होता है और दूसरा जो है लार्वा अवस्था, तीसरा जो होता है पुपा अवस्था और चौथा जो होता है एडोल माउथ। अभी ये फर्स्ट जो है आप देखेंगे तो अंडा को, ये अंडा जो होता है बहुत ही छोटा और ऐसा गोलाकार और हल्का हरे रंग का होता है। और ये मादा जो है 100 अंडे तक दे सकती है। और इस अंडा का जो समय है ये 2 से 3 दिन में लार्वा निकल देती है। मतलब अंडा अवस्था से ये 2 से 3 दिन के बाद में लार्वा अवस्था में चला जाता है। और ये अंडे अकेले ही समूह में दिखाई दे जा सकता है। और इसके बाद में जब लार्वा में चला जाता है तो जो लार्वा अवस्था में जब आता है तो ये जो है हल्का हरा रंग का और हल्का भूरे रंग का देखा जाता है। और लार्वा अवस्था में जो है 1.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर में इसका जो लेंथ, इसका जो पूरा बॉडी का लंबाई ऐसा दिखा जाता है, 1.5 से 3 सेंटीमीटर। और ये जो है लार्वा अवस्था में क्या है, सबसे ज़्यादा एक्टिव और सबसे ताकतवर माना जाता है। इस अवस्था में पत्ती को कुतर कर जो है अपना खाना बनाता है और इसको छेद बना के उसके अंदर में रोलिंग बना के भी रहना पसंद करता है इस अवस्था में। और सबसे यही अवस्था में ही सबसे पत्ती को नुकसान या फसल को सबसे नुकसान करती है। पत्ती की जो ऊपरी सतह है, परत है, उसको खाकर केवल सिरा को बेन को और छोड़ देती है और पूरा पत्ती को छेद बना के और सही क्षेत्र में पूरा डैमेज कर देती है।
और इस लार्वा अवस्था में जो है ये 10 से 15 दिन का लार्वा अवस्था में रहता है। इसके बाद में ये पुपा में चला जाता है। ये दिन में पत्तियों के नीचे छिपा रहता है और रात में वो अपना भोजन के लिए बाहर आती है और भोजन करती है। इसके बढ़ने से साथ साथ में हल्के और गहरे भूरे रंग को बदल जाता है। ठीक है, इसके बाद में ये लार्वा से बदलकर पुपा अवस्था में जब आती है तो ये पत्ती के नीचे सतह पर और मिट्टी के ऊपर परत के रेशम बनाकर रहना पसंद करती है। और इसका जो समय है 7 से 10 दिन में पुपा से पतंग अवस्था में चला जाता है, यानी कि मौत। और एडल और मौत भाग जो है ये मध्य आकार का एक पतंग पंखों फैलाकर इस अवस्था में रहती है। इस अवस्था में इसका जो बॉडी का जो पूरा जो साइज है, आकार जो है वो 2.5 से लेकर 3.5 सेंटीमीटर इसका पूरा लेंथ हो जाता है इस टाइम में। और ये भूरे और सुनहरे रंग के और धाबे रेशमी जैसे दिखाई देते हैं। ये 7 से 10 दिन का इसका पूरा जीवन चक्र रहता है। ये मैथुन के बाद में मादा फिर से ये अंडा देती है और इसका जीवन फिर से दोहराता है जीवन चक्र। इस तरह से इसका लगातार बना रहता है। और लूफर का पेस्ट का जो सामूहिक जीवन चक्र की संगमी को देखें तो लूफर जो है अंडा अवस्था में 2 से 5 दिन ये मादा द्वारा पत्तियों के अंडे देता है और ये छोटे गोले हल्का रंग का होता है। लार्वा अवस्था में 10 से लेके 15 दिन का ये लार्वा अवस्था होता है। ये पत्ती को खाता है, पत्ती को खाना इसका ही मुख्य भोजन होता है और ये लूपिंग मूविंग करता है और इस अवस्था में सबसे हानिकारक माना जाता है। और पुपा अवस्था जो होता है वो 7 से लेके 10 दिन का होता है। ये कोष में निष्क्रिय होती है और रेशमी कोष बनाती है। और चौथा जो है चौथा जो है ये एडल्ट ऑलमोस्ट जो है ये 7 से लेकर 10 दिन इसका जो पूरा जीवन का समय होता है। ये उड़ना और अंडे देना पसंद करती है। इस समय में उड़ना और अंडा देता है। रात में सक्रिय पतंग बनती है, दिन में इसका पर्याप्त भोजन की तलाश में रहती है। अब ये जीवन चक्र को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, जीवन चक्र को कुछ प्रभावित करने वाला कारक बोलने से क्या है बोलने से, जैसे कि ये जब उसका पूरा जीवन रहता है, चलता फिरता उसकी जीवन बढ़ती है, तो उस समय में किन किन बातों से इसका जीवन चक्र प्रभाव पड़ता है। पहला जो है 1 नंबर में तापमान, जो टेम्परेचर 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अधिक वातावरण में या पत्ती के में होने से ये ज़्यादा विकसित होता है, विकास करता है और तीव्र गति से तेजी से ये बढ़ता है। और जो इसका नमी है वो 70 से 80% नमी रहने से इसको जीवन रहने के लिए आरामदायक ऐसा मानते हैं। और ये उपलब्धियाँ जो भोजन जो है मुख्य तौर से कोमल पत्ती और हरी पत्ती दोनों को तेजी से जनसंख्या बढ़ाने के लिए अपना भोजन बनाता है। अभी इसके बाद में जो है पत्ती में आने से, फसल में आने से इसका पहचान कैसे करेंगे, पहचान करने से इसका आइडेंटिफिकेशन या पहचान करके लक्षण को जान के इसको छिड़काव या कंट्रोल कैसे करेंगे। तो इसके पहले हम लक्षण को देखते हैं। लक्षण क्या होता है, जैसे पौधों में आने से लूफर पेस्ट तो किस तरह से दिखता है, कैसा इसका लक्षण रहता है। पौधों में जब आता है लूफर पेस्ट तो पौधों में जो दिखने वाली बाहरी लक्षण वो किस किस तरह से दिखा जाता है बोलने से, ये लूफर कीट पत्ती को साइड में जो है कुतरता है, कुतर के एक कंकल जैसे आकार बना देती है और ये अनामीय छेद बना देता है और ये बीच में भी छेद, साइड में भी छेद, इस तरह से पूरा पत्ती का आधा हिस्सा खा लेते हैं। इसका जो पत्ती की ऊपरी हरी परत जो होती है उसको खाने के लिए वो ज़्यादा कोशिश करते हैं, जिसके कारण से जो सीरा केवल रहता है, जो भेन होता है वो केवल रहता है, पत्ती वो खा देता है। तो आपको इस लक्षण से भी देखो पता हो सकता है कि वो सीरा केवल है, पत्ती को खा देता है। ये मुख्य लक्षण है इसकी, ये पारदर्शी दिखाई देती है। और इसका जो तीसरा जो है, इसका किनारे को कुतर के पत्ती को खाने से जो लार्वा जो है वो पत्ती के किनारे को खाकर शुरुआत करता है और जिसके पत्ती के किनारे में अनियमित रूप से छिद्र हो जाता है। और ये चौथा नंबर जो है, पत्ती के निचले की सतह पे, मतलब पत्ती के नीचे में 2.3 सेंटीमीटर लंबे हरे एक कीड़ा दिखाई देता है, जिसे लूपर ही जिसे दिखाई देता है, लूपर माना जाता है। और नुकसान
बोलने से ये सबसे ज़्यादा नुकसान लार्वा अवस्था में, लार्वा स्टेज में सबसे बड़ा नुकसान जो है वो करता है। ये रात में ही बढ़ता है, दिन में जो है पत्ती के नीचे छिपता है। और जहाँ तक ये पत्ती को खाकर ही अपना मल दिन के समय में करता है, जो कि एक चाय की जो टी मेकिंग है उस दाना की तरह दिखाई देता है। छोटे छोटे 0.5 से 10 mm तक उसका मतलब 0.5 से लेकर 10 mm तक उसका जो है माल दिखाई देता है। और यह कीट नई मुलायम पत्ती को खाता है और कलियों को मतलब टेंडर शूट को हमला करता है, अटैक करता है। और मुखिया जिस पत्ती को कुतर कर खाने के कारण से पत्ती का आधा भाग नुकसान डैमेज हो जाने के कारण से प्रकाश संश्लेषण रुक जाती है, कम हो जाती है। और युवा और लार्वा अवस्था में नई कलियों को खाते हैं। इम्पोर्टेंट और मुख्य बात, कीट में लार्वा पत्ती की ऊपरी परत पर निकल कर केवल नसों को ढांचा छोड़ देता है। ये जो लार्वा है ये फर्स्ट जो है अंडा के बाद में लार्वा के बाद में पुप्पा के बाद में एडल्ट मौत। तो ये सबसे चारों अवस्था में सबसे जो है खतरनाक जो है लार्वा अवस्था में। इस अवस्था में केमिकल मतलब इस अवस्था में अगर 40% 80% हो गया, 70% से 80% हो गया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सब काम छोड़ के इसका कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसको कंट्रोल नहीं किया तो पूरा का पूरा फसल पूरा बर्बाद कर देता है। मतलब पूरा का पूरा जो फसल में केवल झाड़ी बना देता है, एक झाड़ी की तरह दिखता है। इसीलिए जल्दी से जल्दी जितना हो सके उसका जो समय है लार्वा का 7 से 10 दिन, तो उस समय के पूरा कंप्लीट होने के पहले ही केमिकल कंट्रोल कर देना चाहिए, जिससे कंट्रोल हो सकता है। अभी केमिकल कंट्रोल बोलने से क्या क्या केमिकल कंट्रोल होता है और कौन से केमिकल कंट्रोल जो है सबसे मतलब कार्यकारी और पावरफुल यूजफुल होता है। तो इस अवस्था में जब 70% 80% जब अटैक किया है तो आपको फर्स्ट जो है ज़रूरी बनता है कि क्या केमिकल यूज़ करें। तो केमिकल अब बहुत सारे केमिकल हैं जो इसको केमिकल कंट्रोल किया जा सकता है लूपर को। तो जैसे ब्रांड भी बहुत सारी ब्रांड है, केमिकल भी बहुत सारा है। तो हम जो है कि करके भाई तो पहला जो लग जाता है तो फसल में 70 से 80% तो सबसे सुइटेबल केमिकल जो होता है वो इमामेथिन बेंजोइट 5% SG होता है। इसमें कई ब्रांड होता है, जैसे EM1 ब्रांड होता है, मिसाइल ब्रांड होता है, फ्रॉम ब्रांड होता है। तो सबसे अच्छा ब्रांड जो होता है वो इमामेथिन बेंजोइट का मिसाइल ब्रांड बहुत अच्छा होता है। 80 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में इसको छिड़काव करते हैं। ये लार्वा अवस्था में बहुत ही प्रभावशाली और कारीगर माना जाता है। अगर इस केमिकल से कुछ काम नहीं हो रहा है तो आप लार्वा अवस्था के लिए फ्लोवेंडामाइड 20% WG, फ्लोवेंडामाइड 20% WG, ये जो है टाकोमी ब्रांड का होता है। इसको आप 60 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल और कार्यकारी और प्रभावशाली केमिकल है। इसमें बहुत हद तक कंट्रोल हो गई होगा। और जैसे कि अंडा अवस्था में है या पुपा अवस्था में है तो अब लेमडा यूज़ कर सकता है। लेमडा 5% EC, ये गारंटी ब्रांड का होता है। 300 ml प्रति एकड़ लिक्विड फॉर्म में होता है 200 लीटर पानी में। ये पेट और जो पुपा अवस्था में ये बहुत ही मतलब कंट्रोल करने के लिए कार्यकारी माना जाता है। और उससे भी नहीं हुआ तो ये जो कैटरपिलर की अवस्था में है या पुप में तो क्विनल फर्स्ट 25% EC एकोलस ब्रांड का होता है। वो 60 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में आप छिड़काव कर सकते हैं। इसमें बहुत ही हद तक कंट्रोल हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट कंट्रोल हो जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और पावरफुल केमिकल जो है फ्लोवेंडामाइड 20% टाकोमी ब्रांड का, इस जो भी अवस्था लूपर का होता है, जैसे कि अंडा हुआ, लार्वा हुआ, पुपा हुआ, एडल्ट हुआ, जो भी हो, इस केमिकल को स्प्रिंग करने के बाद में ये ऑलमोस्ट इस कंट्रोल हो जाता है। अब इसके छिड़काव करने का जो विधि क्या है बोले मतलब सही समय क्या है, स्प्रेइंग का मेथड, स्प्रेइंग करने का सही समय बोलने से सुबह अब जल्दी जितना हो सके 7 बजे से लेके 11 बजे के बीच में
मतलब जितना सुबह मॉर्निंग में जबकि टेम्परेचर हाई नहीं होता है उसके आगे स्प्रिंग करने से बहुत अच्छा होता है। तेज धूप में या बारिश के समय में ये बहुत ही नुकसान स्प्रेइंग करने माना जाता है, इसीलिए ये धूप के समय में और बारिश के समय में नहीं करना है। आर्थिक तौर से भी नुकसान और वो ट्यूबूस को भी नुकसान करता है। ठीक है, इसीलिए सबसे जो है छाँव के टेम्परेचर जो कम रहता है उस टाइम में सुबह या तो इवनिंग टाइम में शाम को करना अच्छा होता है। और इसका जो है स्प्रिंग करने का जो है तरीका जो है प्रति 200 लीटर प्रति एकड़ में केमिकल का उपयोग किया जाता है। और कौन सा स्प्रे अच्छा होता है इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के लिए, तो सबसे जो होता है हैंड स्प्रिंग और बैटरी पावर स्प्रिंग। हैंड स्प्रिंग और बैटरी पावर स्प्रिंग केमिकल में इसीलिए करना चाहिए क्योंकि इसका जो है जो स्प्रिंग करता है लेवर्स वो हुआ या तो फिर उसका जो नोजल हुआ वो ठीक यूज करने के लिए मतलब सूटेबल माना जाता है, क्योंकि उसको स्प्रिंग करने का जो है तरीका 45 डिग्री एंगल में स्प्रिंग करता है। तो ये हैंड स्प्रे कारीगरिक माना जाता है। बैटरी स्प्रे और हैंड स्प्रे मतलब उपयोगी माना जाता है, इसका उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा अगर केमिकल कंट्रोल है कितना से कितना दिन में करना चाहिए बोलने से, अगर ज़्यादा पेस्ट है, ज़्यादा लूफर है तो आपको मान लीजिए 21 दिन या 26 दिन के बीच में राउंड को रिपीट करना है। अगर वो कम अवस्था में है 70% या 80% कम अवस्था में 40-20% और लार्वा अवस्था में नहीं है तो वो 15 से 21 दिन में इसको रिपीट कर सकता है। लेकिन 80% और लार्वा स्टेज में है तो अब उसको ज़्यादा करके छोटा समय में 21 दिन का लेके अच्छा डोज मारना चाहिए। और इसके अलावा भी अगर आप चाहता है कि केमिकल के अलावा भी आप चाहता है कि दूसरा कोई कंट्रोल है, ऑर्गेनिक कंट्रोल करना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक कंट्रोल भी किया जा सकता है, मतलब बोटानिकल कंट्रोल किया जा सकता है। तो बोटानिकल कंट्रोल करने में जो होता है लूफर के लिए सबसे अच्छा वो होता है धतूरा एक्सट्रेट 2 किलो धतूरा का पत्ता और प्रति 10 लीटर पानी में उबल कर उसको 150 लीटर पानी में छिड़काव किया जा सकता है। और इसके अलावा लहसुन मिर्ची नीम मिश्रित इसका भी उपयोग किया जा सकता है बोटानिकल कंट्रोल या ऑर्गेनिक कंट्रोल में। इसका जो उपयोग करते समय में आपको ध्यान रखना है लाइफ साइकिल, और लाइफ साइकिल को ध्यान करके ही आपका जो है बोटानिकल कंट्रोल यूज़ करते समय आपको ध्यान देना है कि लाइफ साइकिल और उसका डैमेज कंट्रोल कितना प्रतिशत है। अगर ज़्यादा लार्वा मतलब अवस्था में है और ज़्यादा डैमेज किया है 80% 90% तो ये कारीगरी नहीं माना जाता है। लेकिन अंडा और पुपा अवस्था में ये कारीगरी माना जाता है, कुछ हद तक कंट्रोल कर देता है। ये ऑर्गेनिक में भी मतलब अटैक को फ्रेश कर देता है। अब इसके अलावा फिजिकल कंट्रोल आपको करना है तो फिजिकल कंट्रोल किस तरह से किया जाता है। फिजिकल कंट्रोल करने का सबसे सिंपल तरीका है लाइट ट्रैप, येलो ट्रैप। ये जो होता है प्लास्टिक का पॉलीफिनल क्लॉथ होता है, मतलब पॉलीफिनल का जो येलो ट्रैप होता है मतलब येलो कलर का जो होता है उसको इस तरह से ट्रैप बना के इसके इसे लगाया जाता है खेत में मतलब गार्डन में, या फिर सेट्री में उसको लाइट ट्रैप मतलब पूरा सेट्री में वैसे करके लगाया जा सकता है। कल्चरल कंट्रोल का बात करें तो कल्चरल कंट्रोल जो है पर्यटक किया है आया है तो आपका कल्चरल कंट्रोल करने का जो है वो तापमान को घटा देना है, मतलब इरिगेशन का व्यवस्था करना है। इरिगेशन व्यवस्था करने से जो तापमान कम हो जाता है तो जो लार्वा अवस्था में जो लूफर बढ़ता है वो ऑटोमेटिक जो है तापमान का गर्मी कम होने के कारण से वो कंट्रोल हो जाता है। और जब लूफर रहता है तो आपका जो सेट्री का भी सेट का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और लूफर का कंट्रोल का सबसे जो है मुख्य जो है वो होता है तापमान को कम करना और लाइट ट्रैप यानी कि पॉलीथीन को
ये बना के बीच बीच में लगाना। कैटरपिलर लूफर के बारे में, क्या आप कैटरपिलर लूफर के बारे में जानते हैं? नहीं तो ये वीडियो आपके लिए पूरा डिटेल्स में एक एक करके पूरा बताने वाला हूँ, जानकारी मिलने वाली है। ये कैटरपिलर लूफर क्या है, कैटरपिलर लूफर किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, ऑर्गेनिक में किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी कैसे दिखता है, कैसा होता है, या कौन कौन सी फसलों पे होता है, या फिर कैटरपिलर का लाइफ साइकिल क्या होता है, या जब ये अटैक करता है तो इसको क्या लक्षण होता है, या इसको किस तरह से पहचानेंगे। एक एक करके हम बारी बारी से हम इसका पूरा डिटेल्स देखेंगे। ये कैटरपिलर पिलर क्या है? कैटरपिलर पिलर को इंचबर्म भी कहा जाता है। ये पत्ती को खाने वाले कीड़ा माना जाता है, ये पत्ती को खाता है। ये लूफर कैटरपिलर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये लूप जैसे चाल चलती है, लूप जैसे अपना शरीर को बना के आगे बढ़ता है। ये सामान्य तौर पे शरीर इसका मुड़ के जमीन को ऐसा माप रहा है जिसे दिखाई देती है, इसीलिए इसको कैटरपिलर लूफर कहा जाता है। अगर इसकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है, इसकी बनावटी, ये किस तरह का होता है, किस तरह का दिखता है, तो इसकी बात करें तो कैटरपिलर पिलर, इसका आकार लंबा होता है, पतला होता है, बेलनकार जैसी होती है और चिपचिपा शरीर होता है। शरीर की लंबाई 15 mm से 35 mm तक प्रजाति विकसित चरणों के अनुसार अलग अलग होती है। इसका शरीर का जो रंग है कैटरपिलर का, वो हरा पीला भूरे जैसे दिखाई देती है और लाइनें होती है। कभी कभी ये पत्ती का नस की तरह होता है। सिर और कैप्सूल ये छोटा गोल भूरा हरा होती है। पैरों की जो संख्या 3 जोड़ी असली पैर होते हैं, 2 या 3 जोड़ी पीछे भी होती है। चलने का जो तरीका है, इसका पूरा लूप बना के इस तरह से जमीन को माप रहा है, इस तरह से ये चलती है, हिस्सा झुक कर लूप बनाती है। त्वचा की सतह चिपचिपी या थोड़ी मुड़ी हुई, कभी कभी बाकी या बाल मौजूदा होते हैं। छिपने की क्षति, आराम करते समय ये ठंडे जगह पे या पत्ती के नीचे पे या पेड़ के ऐसे छालों पे रहना पसंद करती है। अगर ये बात करें तो ये कौन कौन सी फसलों पे ज्यादा अटैक करते हैं पाया जाता है। ये चाय के अलावा ये बहुत सारे फसलों पे अटैक करता है, बहुत सारे फसलों को ये खाता है, नुकसान पहुंचाता है। आमतौर पे कैप्रेस, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, बीन्स, पी टमाटर, ब्रिंजल, चिली, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन और टमाको, कॉटन, जूट इत्यादि फसलों पे अटैक करता है। इत्यादि फसलों पे ये होस्ट प्लांट बनाता है और ज्यादा मात्रा में इस लूफर कैटरपिलर को पाया जाता है। ये एक खाने वाला पेट है। इसका पत्ती को, फल को खा के बहुत बड़ा फसलों पे नुकसान पहुंचाता है। अगर डैमेज सिम्टम के बारे में बात करें तो ये पत्ती को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। पत्तियों को आने में छेद करके कलंक जैसी आकार दिखाई देती है, कलंक जैसी उसकी आकृति को बना देता है। ये पत्ती के किनारे से काटना या खाना शुरू करती है। पत्तियों की कटी हुई या चबाई हुई दिखाई देती है। पत्ती झड़ जाता है और ज्यादा खाने से, पूरी तरह खा जाने से सिर्फ नस्ले या शेर या भेन केवल दिखाई देती है। सारे पत्ती ऐसा लगता है कि एक झाड़ा हुआ पत्ती जिससे पैदावार कम फसल होती है। फसल का कमजोर होना, फोटोसिंथेसिस कम हो जाना, इसका अटैक होने से, ये पत्ती को खाने से, ये पत्ती पे अटैक करने से ये पूरा पत्ती को खा के केवल सिरा भेन को छोड़ देती है, जिससे कि इसका पूरा ग्रोथ रुक जाता है। ये बहुत कम मात्रा में इसका ग्रोथ होता है। बहुत ही बड़ा नुकसान इस तरह से होता है। फूल या फल दोनों पे अटैक करता है। रात में ज्यादा मात्रा में कैटरपिलर खाना पसंद करता है और दिन में पत्तियों के नीचे में छिप कर रहना या शुरुआती में लगातार मुश्किल होता है। इसका लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो इसका जो लाइफ साइकिल है वो मुख्य तौर पे 4 अवस्था में 4 इसका जीवन चक्र होता है। पहला जीवन चक्र जो होता है अंडावस्था, और दूसरा जो होता है लार्वावस्था, तीसरा जो होता है पुपावस्था और चौथा जो होता है ये एडल्ट अवस्था। ये 4 प्रकार से इसका पूरा जीवन चक्र होता है। अब हम बात करते हैं अंडे की अवस्था। अंडे कैसा होता है इस अवस्था में? जब अंडे अवस्था होते हैं तो निचले आंकली और गुलाबी में दिखाई देते हैं। ये आकार गोल या गुलाबी के आकार होता है। यह रंग हल्का पीला होता है या थोड़ा सफेद भी होता है। अंडे निकलते समय 2 या 5 दिन तक का समय होता है और तापमान पर आधारित होता है। मादा एडल्ट अपने जीवन काल में 200 से 500 अंडा देने की क्षमता रखती है।
और लार्वा कैटरपिलर की जो अवस्था होती है, सूड़ी अवस्था होती है या नुकसान पहुंचाने वाला अवस्था होता है, इसी अवस्था में सबसे ज्यादा पत्ती को या फसलों को नुकसान पहुंचाती है। नई नर्वे लार्वा हल्के हरे रंग के होते हैं। बड़े होने पर यह सफेद थोड़ा धनियों के साथ हरे हो जाते हैं। लार्वा लूपर मूविंग दिखाई देती है। ये चलते समय शरीर को ऊपर से मुड़ के नीचे एक लूप बनाती है। ये 5 से 6 लार्वा अवस्था होता है। इसकी अवधि 12 से 20 दिन तक इसका जीवन चक्र होता है। और पुपा अवस्था जो होता है, ये पुपा बनाने की प्रक्रिया मिट्टी के अंदर या पत्ती की तरह या पत्तियों के कर्चों में या पौधा की सतह पर होती है। रेशमी कोकून पतला हल्का होता है और इसका रंग का बात करें तो हरा भूरा हल्के धब्बे रंग के होते हैं। इसकी जो समय है 7 से 12 दिन का इसका पूरा जीवन चक्र होता है। इसके बाद में ये पुपा अवस्था से एडल्ट अवस्था में चला जाता है। जब ये एडल्ट अवस्था में आता है तो निशाचर पंख होता है, जो रात में सक्रिय होता है। ये पंखों को लहरदार रेखाओं के साथ में भूरे ग्रे होते हैं। इसका पंख को फैलाते समय 25 mm से 35 mm प्रजातियों पर निर्धारित होता है। इसका पूरा जीवन चक्र 5 से 10 दिन तक इसका जीवित रहता है। ये मादा मिलन के 48 घंटे के भीतर अंडे देना शुरू करती है। अगर इसका केमिकल कंट्रोल की बात करें तो ये केमिकल कंट्रोल जब ये अटैक किया है, जो फसलों पे आया है, इतना सारा नुकसान किया है, तो इसको हम कौन कौन से तरीका से, कौन कौन से केमिकलों के आधार पे या कौन सा केमिकल यूज करने से इसका कंट्रोल या कीड़ा को खत्म कर सकते हैं या पूरा फसलों से हटा सकते हैं या निकाल सकते हैं, तो हम एक करके देखते हैं। जब ये अटैक किया है तो कई ऐसा केमिकल है जो बहुत पावरफुल होता है। आप एक एक करके उपयोग कर सकते हैं। पहला आप लेमडा यूज कर सकते हैं। लेमडा क्रांति ब्रांड का होता है। यह 250 ml प्रति एकड़ में उपयोग कर सकते हैं। अगर इससे भी काम नहीं हुआ तो स्पिनोसाइड 45% ट्रेसर कंपनी ब्रांड का होता है। ये 75 ml प्रति एकड़ में इसका उपयोग किया जा सकता है, या आप कर सकते हैं। और सबसे पावरफुल और सबसे अच्छा केमिकल होता है जो कि आप इसको यूज करने के बाद में अगर नहीं उपयोग हो रहा है तो इमामेथ्रिन बेंजोएट 5% EC मिसाइल ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं। मिसाइल ब्रांड का जो इमामेथ्रिन बेंजोएट ब्रांड होता है 80 ग्राम प्रति एकड़ में प्रति 200 लीटर पानी में आप घुलनशील मिला के स्प्रेइंग करने से 80% से 90% तक पूरा ये साफ हो जाता है, यानी कि पूरा कंट्रोल हो जाता है। इसका अच्छा रिजल्ट होता है। कई रिसर्च और कई कंपनियों के द्वारा ये आंकड़ा बहुत अच्छा माना जाता है। इसके बाद में आप क्विनल फूस भी यूज कर सकते हैं। अगर यदि एडल्ट अवस्था में है तो आप पुपा और एडल्ट अवस्था के लिए क्विनल फूस भी काफी कारगर माना जाता है। इसके अलावा अगर आपको बोटनिकल कंट्रोल करना है या ऑर्गेनिक में, तो कई प्रकार का इसमें भी एक्सट्रैक्ट पाया जाता है। इसको भी बहुत प्रयोगी और उपयोगी परीक्षणों के या ज्यादा करके फसलों में उपयोग किया जाता है। वो सबसे ज्यादा उस पॉपुलर केमिकल का नाम है नीम तेल। 15 ppm का होता है, 3000 ppm। ये बहुत ही कारगर माना जाता है। नीम बीज आक्रेट NSK 5%, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कंजर का तेल, ये भी बहुत फायदेमंद केमिकल माना जाए, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। या फिर मिर्ची लहसुन और इसका मिश्रण बना के, लहसुन का इसका मिश्रण बना के 2% से 5% लार्वा और निपा अवस्था में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये एक्चुअली में रोकने वाले एक्सट्रैक्ट या रोकने वाले केमिकल एक्सट्रैक्ट माना जाता है। ये खत्म नहीं करता है बल्कि काफी हद तक नियंत्रण करता है। यह ऑर्गेनिक में माना जाता है। अगर इसके अलावे आपको बोटेनिकल में स्प्रेइंग करने के तरीका क्या होता है, 200 लीटर पानी पे और सुबह के समय में और शाम के समय, ज्यादा धूप में नहीं किया जा सकता। ज्यादा धूप में करने से कोई फायदा नहीं, कोई काम नहीं करता है। इसका आर्थिक तौर से केमिकल का भी नुकसान होगा, समय का भी नुकसान होगा। इसलिए बोटेनिकल में याद करना है, ज्यादा कर बोटेनिकल या ऑर्गेनिक दोनों में स्प्रेइंग करने का जो तरीका होता है, ज्यादा करके सुबह में देना 11 बजे के पहले और शाम को 2 बजे के बाद एक अच्छा टाइमिंग माना जाता है। और कल्चरल कंट्रोल का बात करें तो खेती में साफ सफाई करना, मतलब खेती में जितना भी वीड्स, जंगल वगैरह अननेसेसरी उसमें प्लांट्स होते हैं उसको निकालना। मतलब वो जो प्लांट्स होता है बायोमास
न्यूट्रिशन को ज्यादा लेता है। तो पौधों में भी हनी होते हैं और वो एक जो वीड्स होता है वो एक्चुअली में पेस्ट के लिए, ये कीड़ा के लिए, कैटरपिलर लूफर के लिए होस्ट प्लांट माना जाता है, मतलब नुकसान करता है, उसमें बैठता है। तो अगर इसको निकाल देने से, साफ कर देने से वो बैठने का चांस नहीं होता है। इसीलिए इसको कंट्रोल करने का एक अच्छा कल्चरल तरीका प्रैक्टिस है वो वीड्स वगैरह, जंगल वगैरह, जो अननेसेसरी सामान पूरा साफ कर देना, जिससे कि वो बैठ ना पाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात। या फिर लाइट ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है। रात में लाइट ट्रैप यूज करने से, इसका जो लाइट है इसको देखने से ये पंतु जो होता है एडल्ट, वो आके उसमें चिपक जाता है, लटक जाता है, जिससे वो अरेस्ट हो जाता है और इससे काफी हद तक नियंत्रण या काफी हद तक ये कम हो जाता है।